आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया की उस नींव में उतर रहे हैं जिसे समझना हर बीटेक स्टूडेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल। हम हर रोज इन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये सोचना कि आखिर ये सिलिकॉन और तारों का डब्बा हमारी इंग्लिश जैसी भाषा में लिखे कोड को समझकर काम कैसे करता है, ये किसी जादू से कम नहीं लगता। सही बात है। हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक से लेकर टेक्निकल आर्टिकल्स तक, जो हमें इस जादू के पीछे की साइंस समझाएंगे। तो मिशन ये है कि हम इस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को तोड़कर सिंपल अंडरस्टैंडेबल नगेट्स में बदलें। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की अल्फाबेट है। आप कोई भी एडवांस सब्जेक्ट पढ़ लें, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ इन्हीं फंडामेंटल पिलर्स पर खड़ा है। तो आज के पिलर्स क्या हैं? आज हम 3 पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, कंप्यूटर के फंक्शनल यूनिट्स, मतलब वो हिस्से जो मिलकर इस मशीन को बनाते हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी। दूसरा, लैंग्वेजेस और ट्रांसलेटर्स, यानी हम इंसानों और मशीन के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज। और तीसरा है एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स, जो किसी भी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होते हैं। इसेंशियली हम हार्डवेयर की फिजिकल रियलिटी से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक तक का सफर तय करेंगे। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के ब्रेन से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। हम सबने सुना है कि सीपीयू इज द ब्रेन, पर इसका असल में मतलब क्या है? मैंने आपके भेजे हुए एक आर्टिकल में पढ़ा कि ये सब कुछ एक साइकिल में करता है, जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर आइडिया सिंपल है, राइट? एग्जैक्टली। फेच मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाओ, डिकोड मतलब समझो कि करना क्या है, और एग्जीक्यूट मतलब उस काम को कर डालो। और ये साइकिल बस चलती रहती है? हाँ, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जब हम प्रोसेसर खरीदने जाते हैं तो बॉक्स पर लिखा होता है 3.5 गीगाहर्ट्ज या 4.2 गीगाहर्ट्ज। राइट। वो गीगाहर्ट्ज असल में इसी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल की स्पीड बता रहा है। 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि सीपीयू एक सेकंड में 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ बार ये साइकिल चला सकता है। वाओ! तो वो मार्केटिंग टर्म असल में स्कोर प्रोसेस से जुड़ा है। अब सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सीपीयू अकेला काम नहीं करता, इसके अंदर भी एक टीम है, एएलयू और सीयू। हाँ, और ये टीम कमाल की है। पहला खिलाड़ी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। ये कंप्यूटर का एक तरह से कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर मतलब चाहे 2+2 जोड़ना हो या ये चेक करना हो कि क्या ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, ये सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस एएलयू ही करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एएलयू को ये नहीं पता होता कि उसे कब कौन सा कैलकुलेशन करना है। वो बस ऑर्डर्स का इंतजार करता है। तो ऑर्डर्स कौन देता है? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। बिल्कुल, कंट्रोल यूनिट या सीयू इस पूरे ऑपरेशन का डायरेक्टर या ट्रैफिक पुलिस है। ये खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, कोई कैलकुलेशन नहीं करता। तो फिर वो करता क्या है? इसका काम है डेटा के फ्लो को मैनेज करना और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को, जैसे एएलयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस को टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स भेजना। ये बताता है कि मेमोरी से डेटा कब उठाना है, एएलयू को कौन सा ऑपरेशन करना है और रिजल्ट को वापस मेमोरी में कब भेजना है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अगर सीयू खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करता और एएलयू सारे कैलकुलेशंस करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि असली ब्रेन तो एएलयू ही है, सीयू तो बस एक मैनेजर हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे ऐसे सोचें, एक बहुत ब्रिलियंट सर्जन है जो हमारा एएलयू है। वो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सही टूल्स पकड़ाने के लिए और पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सीनियर डॉक्टर यानी सीयू की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। बिना सीयू के इंस्ट्रक्शंस के एएलयू को पता ही नहीं चलेगा कि उसे करना क्या है, और बिना एएलयू के सीयू के इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं। तो ब्रेन असल में ये दोनों मिलकर बनाते हैं। गॉट इट। सो दे आर ए टीम। अब सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स का भी जिक्र आता है। अगर सीपीयू इतना फास्ट है तो उसे अपने अंदर अलग से स्टोरेज की क्या जरूरत है? वो मेन मेमोरी मतलब रैम क्यों नहीं यूज कर लेता? स्पीड मिसमैच। सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में है, जबकि रैम उससे कहीं ज्यादा स्लो है। अगर सीपीयू को हर छोटे मोटे डेटा के लिए रैम तक जाना पड़े तो वो ज्यादातर टाइम रैम के जवाब का इंतजार ही करता रहेगा। मतलब परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये ऐसा है जैसे आप खाना बना रहे हो और हर एक चम्मच नमक के लिए आपको दौड़कर बगल वाले स्टोर तक जाना पड़े।
रजिस्टर्स सीपीयू की अपनी अल्ट्रा हाई स्पीड किचन काउंटर की तरह हैं। बढ़िया एनालॉजी है, किचन काउंटर फॉर द सीपीयू। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन उसे तुरंत चाहिए वो उसे रजिस्टर्स में रख लेता है। जैसे प्रोग्राम काउंटर पीसी एक रजिस्टर है जो हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस याद रखता है। तो ये सीपीयू, एएलयू, सीयू रजिस्टर्स हो गए। इनके अलावा इनपुट, आउटपुट और मेमोरी यूनिट्स भी हैं। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगते हैं। कीबोर्ड, माउस इनपुट हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट हो गए। हाँ, पर मेमोरी में भी एक हिरार्की है, एक लेवल सिस्टम है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर का वर्क स्पेस या वर्क बेंच है। वर्क स्पेस। हाँ, ये बहुत फास्ट है लेकिन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब बिजली गई तो वर्क बेंच पर रखा सारा सामान गायब। अच्छा, पावर ऑफ तो डेटा गया। हाँ, दूसरी तरफ है रोम रीड ओनली मेमोरी जो नॉन वॉलेटाइल है। इसमें वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बदलते नहीं, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूटअप इंस्ट्रक्शंस, बायोस। और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में बात कैसे करते हैं? सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस। वो सिस्टम बस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इसे आप कंप्यूटर के मेन हाईवे की तरह सोचें। हाईवे? हाँ, इस हाईवे पर अलग अलग लेन्स हैं। एड्रेस बस लेन पर सीपीयू पता भेजता है कि उसे मेमोरी में कहाँ जाना है। कंट्रोल बस लेन पर वो सिग्नल भेजता है कि डेटा पढ़ना है या लिखना है। और फिर डेटा बस लेन पर एक्चुअल डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। पर एक टीम को भी तो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, लेकिन हमारी भाषा तो ये मशीन समझती नहीं। यहीं पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया शुरू होती है ना? बिल्कुल, और ये कंप्यूटर साइंस का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। मशीन सिर्फ जीरोज और वंस की भाषा समझती है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इमेजिन, पुराने जमाने में प्रोग्रामर्स को सचमुच जीरोज और वंस में कोड लिखना पड़ता होगा। जो बहुत मुश्किल और एरर प्रोन था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई, जिसमें AMD या MOV जैसे ह्यूमन रीडेबल कोड्स, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, इस्तेमाल होते थे। सही। असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड से एक लेवल ऊपर थी। इसने जीरोज और वंस को याद रखने की जरूरत खत्म कर दी, लेकिन इसमें भी एक बड़ी दिक्कत थी। ये मशीन डिपेंडेंट थी। मशीन डिपेंडेंट मतलब इंटेल प्रोसेसर के लिए लिखा गया असेंबली कोड AMD प्रोसेसर पर नहीं चलेगा। आपको हर अलग आर्किटेक्चर के लिए कोड फिर से लिखना पड़ता था। और यहीं से हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, C++ की जरूरत महसूस हुई, जो इंग्लिश जैसी सिंटैक्स इस्तेमाल करती हैं और मशीन इंडिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। हाई लेवल लैंग्वेजेस का आइडिया यही था कि प्रोग्रामर को हार्डवेयर की चिंता से आजाद कर दिया जाए। आप एक बार कोड लिखें और वो अलग अलग तरह की मशीन्स पर चल सके। पर यहाँ एक पजल है। अगर सीपीयू सिर्फ मशीन कोड समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड का क्या होता है? यहीं पर ट्रांसलेटर्स का रोल आता है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। असेंबलर का काम तो सिंपल है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। असली कहानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर्स की है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की? हाँ, ये दोनों एक ही काम करते हैं, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, इस पर डिस्कशन करते हैं। कंपाइलर, जैसा C++ में होता है, वो पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में पढ़ता है। हाँ, एक साथ पढ़ता है, उसे एनालाइज करता है और एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब एक .exe फाइल बना देता है जो मशीन कोड होती है। और इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक बार कंपाइल होने के बाद वो .exe फाइल सीधे प्रोसेसर पर चल सकती है और बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन का काम पहले ही हो चुका है। लेकिन इसका नुकसान डीबगिंग में होता होगा? बिल्कुल। अगर आपने कोड में एक छोटा सा सेमीकोलन भी मिस कर दिया, तो कंपाइलर पूरे कोड को स्कैन करने के बाद आखिर में 50 एरर्स की लिस्ट दे देगा। मुझे याद है C++ लैब में ये मेरे साथ हुआ है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और इंटरप्रेटर, जैसे पाइथन में होता है, वो अलग है। वो कैसे? इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर और एग्जीक्यूटर दोनों का काम साथ साथ करता है। वो आपके कोड की पहली लाइन पढ़ता है, उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो दूसरी लाइन पर जाता है। तो ये लाइन बाय लाइन काम करता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा डीबगिंग में है। जैसे ही उसे किसी लाइन में एरर मिलता है, वो वहीं रुक जाता है और बताता है कि लाइन नंबर 10 पर गड़बड़ है। इससे गलती ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है C++ जैसा कंपाइल्ड प्रोग्राम स्टार्ट होने में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले, पर एक बार चल पड़ा तो रॉकेट की तरह भागेगा। एग्जैक्टली। जबकि पाइथन लाइन बाय लाइन चलने की वजह से डीबग करना आसान है, पर एग्जीक्यूशन के दौरान ओवरऑल स्लो रहता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये स्पीड वर्सेस कन्वीनियंस का ट्रेड ऑफ है। C++
परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस जैसे गेम इंजन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बेहतरीन है। पाइथन, जहां डेवलपमेंट स्पीड ज्यादा जरूरी है, जैसे वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस, वहां शाइन करता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने हार्डवेयर समझ लिया, उससे बात करने के लिए लैंग्वेज भी चुन ली, पर कोड लिखना शुरू करने से पहले भी तो एक स्टेप होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लान बनाना, जिसे एल्गोरिदम कहते हैं। एब्सोल्युटली। प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं है, प्रोग्रामिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एल्गोरिदम उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ब्लूप्रिंट है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट। हाँ, स्टेप बाय स्टेप अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर अजम्पशंस नहीं कर सकता, उसे हर स्टेप बताना पड़ता है। चाय बनाने का एल्गोरिदम कैसा होगा? स्टेप 1, बर्तन लो। स्टेप 2, पानी डालो। आप एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। पहला है फाइनाइटनेस। आपका एल्गोरिदम कुछ स्टेप्स के बाद खत्म होना चाहिए, वो इन्फिनिट लूप में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है। दूसरा है डेफिनेटनेस। हर स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा पानी डालो नहीं चलेगा, 200 ml पानी डालो चलेगा। राइट, नो एम्बिग्विटी। तीसरा और चौथा है इनपुट और आउटपुट। एल्गोरिदम के पास वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए और कम से कम एक आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। और पांचवा, इफेक्टिवनेस। हर स्टेप इतना बेसिक हो कि उसे कोई इंसान पेपर पेन से भी कर सके। मुझे हमेशा लगता था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या इनके पर्पस में भी कोई फंडामेंटल फर्क है? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। एल्गोरिदम टेक्सटुअल होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। फ्लो चार्ट उसी एल्गोरिदम का ग्राफिकल यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो पर्पस एक ही है, लॉजिक को डिफाइन करना। हाँ, पर्पस एक ही है, लेकिन फ्लो चार्ट की पावर उसके विजुअल नेचर में है। एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक को डायग्राम के रूप में समझना टेक्स्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है, स्पेशली जब आप एक टीम में काम कर रहे हो। तो चलिए एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें 3 नंबर्स A, B, C में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। इसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा? बढ़िया एग्जाम्पल है। एल्गोरिदम तो सिंपल होगा। स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, तीनों नंबर्स A, B, C को रीड करो। ठीक है। स्टेप 3, चेक करो कि क्या A B से बड़ा है। अगर हाँ, तो फिर चेक करो कि क्या A C से भी बड़ा है। अगर इसका जवाब भी हाँ है, तो A सबसे बड़ा है। और अगर A C से बड़ा नहीं है तो? C सबसे बड़ा है। अब वापस स्टेप 3 पर आते हैं। अगर A B से बड़ा नहीं था, तो हम B को C से कंपेयर करेंगे। अगर B C से बड़ा है, तो B लार्जेस्ट है, नहीं तो C लार्जेस्ट है। ठीक है, ये स्टेप्स तो क्लियर है। अब इसे फ्लो चार्ट में कैसे दिखाएंगे? तो इमेजिन कीजिए, हम एक ओवल शेप से शुरू करेंगे जिसपे स्टार्ट लिखा होगा। ये टर्मिनेटर सिंबल है। ओके। फिर एक एरो मतलब फ्लो लाइन नीचे आएगा जो एक पैरेललोग्राम से जुड़ेगा जिसपे लिखा होगा रीड ABC। ये इनपुट सिंबल है। ठीक है, स्टार्ट फिर इनपुट। फिर एरो नीचे एक डायमंड शेप पर आएगा, ये डिसीजन सिंबल है। इसके अंदर सवाल होगा इज AB। इस डायमंड से 2 रास्ते निकलेंगे, एक यस का, एक नो का। राइट, डिसीजन पॉइंट। अगर हम यस वाले रास्ते पर जाएं तो? यस वाला एरो एक और डायमंड पर जाएगा जिसमें लिखा होगा इज AC। यहां से भी 2 रास्ते निकलेंगे। यस वाला रास्ता एक रेक्टेंगल पर जाएगा जिसपे लिखा होगा प्रिंट A, और नो वाला रास्ता जाएगा प्रिंट C वाले रेक्टेंगल पर। समझ गए। और अगर पहले वाले डायमंड से नो का रास्ता लिया तो? तो वो एरो एक तीसरे डायमंड पर जाएगा जिसमें लिखा होगा इज BC। यहां से भी यस वाला रास्ता प्रिंट B पर जाएगा और नो वाला प्रिंट C पर। और आखिर में प्रिंट A, प्रिंट B और प्रिंट C वाले तीनों रेक्टेंगल से एरोज निकलकर एक फाइनल ओवल शेप पर मिलेंगे जिस पर स्टॉप लिखा होगा। प्रिसाइजली, आपने पूरा फ्लो चार्ट वर्बली ड्रॉ कर दिया। यही फ्लो चार्ट की ब्यूटी है, ये लॉजिक के फ्लो को विजुअल बना देता है। तो आज हमने कंप्यूटिंग की पूरी स्टैक को अनपैक किया। फिजिकल मशीन के CPU, ALU, CU से लेकर हाई लेवल लैंग्वेजेस तक जो हमें उस मशीन से बात करने देती हैं। और आखिर में एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स तक, जो उस बातचीत को स्ट्रक्चर और लॉजिक देते हैं। इट्स अ जर्नी फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट। और ये समझना बीटेक के फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन सेट करने जैसा है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में मिलेंगे। ये वो नींव है जिस पर आपकी पूरी इंजीनियरिंग की इमारत खड़ी होगी। यह एक फाइनल थॉट है सोचने के लिए। हमने कहा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज। पर सोर्सेज ये भी बताते हैं कि मॉडर्न लैंग्वेजेस इस लाइन को ब्लर कर रही हैं। पाइथन असल में एक हाइब्रिड प्रोसेस यूज करता है। पाइथन कोड पहले कंपाइल होकर एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बाइट कोड में बदलता है
और फिर उस बाइट कोड को एक पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट करती है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच की जो क्लियर लाइन हमने खींची थी वो असल में इतनी क्लियर है भी या नहीं, और मॉडर्न लैंग्वेजेस परफॉर्मेंस और कन्वीनियंस दोनों को पाने के लिए इन अप्रोचेस को कैसे मिक्स कर रही हैं। नमस्कार। बीटेक के दोस्तों, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। आज हम पाइथन का एक फटाफट रिवीजन टूर करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जैक्टली। पाइथन की सबसे बड़ी खासियत उसकी सिंप्लिसिटी है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर, चाहे वो मशीन लर्निंग हो या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डिजाइन, इन्हीं फंडामेंटल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग काम आती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम सिर्फ व्हाट नहीं, बल्कि व्हाई और हाउ पर भी फोकस करेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर असल में कोड को कैसे देखता है और प्रोसेस करता है। आवर मिशन इज टू बिल्ड अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन। चलिए, बिल्डिंग के सबसे छोटे ब्लॉक से शुरू करते हैं, टोकन्स। हाँ, टोकन्स। इन्हें पाइथन की एबीसीज कह सकते हैं। ये प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है। करेक्ट। टोकन्स 5 तरह के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी है, किल्पो। हाँ, किल्पो। सबसे पहले कीवर्ड्स वर्सेस आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स, जैसे इफ, एल्स, फॉर। हाँ, वाइल। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए इनका एक स्पेशल मीनिंग है। और इन्हें हम अपने वेरिएबल नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और आइडेंटिफायर्स वो नाम है जो हम देते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, एटसेट्रा। इन्हें बनाने के कुछ सिंपल रूल्स हैं। बहुत सिंपल। ये किसी लेटर मतलब A to Z, स्मॉल a to Z या अंडरस्कोर से शुरू होने चाहिए, डिजिट से नहीं। राइट। और पाइथन केस सेंसिटिव है, मतलब मार्क्स और मार्क्स ये 2 अलग-अलग आइडेंटिफायर्स हैं। तो प्राइस क्यूटी या सेकंड नेम, ये सब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हुए। एग्जैक्टली, इनवैलिड। नेक्स्ट अप, लिटरल्स। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये हमारा एक्चुअल डेटा है, द फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स, राहुल या दिल्ली। न्यूमेरिक लिटरल्स, इंटीजर्स जैसे 70, फ्लोट्स जैसे 3.14, बुलियन लिटरल्स भी हैं। ट्रू या फॉल्स। और एक स्पेशल लिटरल है, नन। ये कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। ऑपरेटर्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू। वी। हाँ, और पंक्चुएटर्स कोड को स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और कॉमा। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। दूसरे लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर्स नहीं है। ये बेसिकली एक लेबल है जो मेमोरी में स्टोर की गई वैल्यू को पॉइंट करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे स्टीड नेम इज इक्वल टू राहुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज पाइथन की डायनेमिक टाइपिंग। हाँ, ये पाइथन का एक कोर फीचर है। इसका मतलब है कि हमें वेरिएबल का टाइप पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम लिखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 70, तो पाइथन खुद समझ आता है कि मार्क्स एक इंटीजर है। ये कोड को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। बहुत ज्यादा। एंड पाइथन में कुछ कूल शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे मल्टीपल असाइनमेंट्स। हाँ, जैसे एक ही वैल्यू कई वेरिएबल्स को असाइन करना, A equals to B equals to C equals to 1। या मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को, x, y equals to 10, 20। इससे स्वैपिंग कितनी इजी हो जाती है। x, y equals to y, x। थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही नहीं। This raises an important question. डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है? सही सवाल। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स का। ओके। इम्यूटेबल मतलब जिनकी वैल्यू क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स? नंबर्स जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और टपल्स, ये सब इम्यूटेबल हैं। और म्यूटेबल? जिनकी वैल्यू क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकती है, जैसे लिस्ट्स, डिक्शनरीज। ये कॉन्सेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रूशियल है, राइट? एब्सोल्युटली। ओके, तो हमारे पास टोकन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इन्हें मिलाकर हम यूजफुल काम कैसे करते हैं? थ्रू एक्सप्रेशंस। Expression is a valid combination of operators, literals and variables. जैसे total is equal to marks 1 plus marks 2. एग्जैक्टली। और एक्सप्रेशंस के भी टाइप्स होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल। हाँ, plus, minus, into, divide. एग्जैक्टली। और इक्वल। हाँ, equal. और लॉजिकल, एंड और नॉट,
यहाँ सबसे जरूरी चीज है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हाँ, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 × 2 का रिजल्ट 14 नहीं 10 होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है। व्हाट इफ हमें डेटा टाइप बदलना हो? मान लीजिए यूजर इनपुट से हमें 50 मिला, जो एक स्ट्रिंग है, पर हमें उसे नंबर की तरह यूज करना है। उसके लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। फंक्शंस जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। हाँ, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे int 50 हमें इंटीजर 50 देगा। गॉट इट? और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए पाइथन की मैथ लाइब्रेरी है। उसे इंपोर्ट मैथ करके यूज करना होता है। करेक्ट। इसमें math.sqrt, स्क्वायर रूट, math.ceil, अपर इंटीजर, math.pow, पार जैसे कई यूजफुल फंक्शंस हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? प्रोग्राम सिर्फ टॉप टू बॉटम रन नहीं करता, हम डिसीजंस लेते हैं, चीजों को रिपीट करते हैं। इसे कहते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। एग्जैक्टली। पाइथन में फ्लो कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। टैब्स या स्पेसेस का यूज करके हम कोड के ब्लॉक्स बनाते हैं। यही पाइथन का सिग्नेचर फीचर है। चलिए डिसीजंस लेना सीखते हैं विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। इफ एल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। और इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन परसेंटेज। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को मैनेज करना ट्रिकी हो सकता है। हाँ, इसके लिए पाइथन एक एलिगेंट सोल्यूशन देता है, स्टोरिंग कंडीशंस। मतलब? फॉर एग्जांपल कॉलेज एडमिशन का लॉजिक है। ओके। मैं आप लिख सकते हैं मैथ स्ट्रीम इज इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू 90 और मैथ्स मार्क्स 80। अच्छा। और साइंस स्ट्रीम इज इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू 80 एंड साइंस मार्क्स 80। फिर हम कोड में सिंपली लिख सकते हैं इफ मैथ स्ट्रीम, एलिफ साइंस स्ट्रीम। सी, कोड कितना क्लीन हो जाता है। वाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपीटिंग टास्क्स विद लूप्स। हम्म। लूप्स, फॉर लूप, जब हमें पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है। जैसे फॉर आई इन रेंज 5। ये लूप 0 से 4 तक चलेगा। और वाइल लूप। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप चलता है। वाइल काउंट 5। बिल्कुल। और लूप्स के अंदर फ्लो कंट्रोल के लिए जंप स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक लूप को तुरंत टर्मिनेट कर देता है। और कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट पर चला जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ए यूनिक फीचर, एल्स क्लॉज इन लूप्स। हाँ, ये बहुतों को नहीं पता होता। फॉर या वाइल लूप के साथ एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है बिना ब्रेक हुए। ये सर्च ऑपरेशंस में बहुत हैंडी होता होगा। एक्सट्रीमली हैंडी। अगर आइटम नहीं मिला तो दी एल्स ब्लॉक रन्स। एंड ऑफ कोर्स नेस्टेड लूप्स, लूप के अंदर लूप। हाँ, ये पैटर्न्स प्रिंट करने वाले प्रोग्राम्स में बहुत कॉमन है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? हमने पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, टोकन से शुरू करके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस और आखिर में कंडीशनल्स और लूप से पूरे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना सीखा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इन पाइथन। एब्सोल्युटली। रियल मास्टरी सिंटैक्स जानने में नहीं बल्कि डायनामिक टाइपिंग, म्यूटेबिलिटी जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने में है। ये आपको एफिशिएंट और क्लीन कोड लिखने में हेल्प करेगा, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर योर एंटायर करियर। आज के लिए एक फाइनल थॉट। ओके। पाइथन का फॉर एल्स और व्हाइल एल्स कंस्ट्रक्ट बहुत पावरफुल हैं, पर कई डेवलपर्स इसे कंफ्यूजिंग मानते हैं और अवॉइड करते हैं। द फाइनल थॉट फॉर एक्सप्लोरेशन इज, क्या लूप एल्स स्टेटमेंट एक एलिगेंट टूल है जो कोड को कंसाइज बनाता है, या एक अनपाइथोनिक कॉम्प्लेक्सिटी जो रीडेबिलिटी कम करती है? अच्छा सवाल है। आप इसे कब यूज करना चाहेंगे और कब एक सिंपल फ्लैग वेरिएबल बेहतर चॉइस होगी? थिंक अबाउट इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पाइथन के कोर डेटा स्ट्रक्चर्स की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। ये खास तौर पर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये सेशन उनके लिए एक कंप्लीट रिवीजन टूल जैसा होगा। हमारे पास जो नोट्स और मटेरियल्स हैं वो स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, टपल्स और डिक्शनरीज जैसे मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों है, मतलब किस काम के लिए कौन सा टूल सबसे बेहतर है। एग्जैक्टली। हम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर शैलो वर्सेस डीप कॉपी जैसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को भी पूरी तरह समझेंगे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स और इंटरव्यूज दोनों में परेशान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल टूल से शुरू करते हैं, स्ट्रिंग्स। चलिए, सीधी सी बात है,
सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ कुछ भी एक स्ट्रिंग है। लेकिन इसके सबसे बड़ी और सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है कि ये इम्यूटेबल होती हैं। हाँ, इम्यूटेबल, यानी इन्हें बदला नहीं जा सकता। और ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एक डिजाइन फीचर है। इसे एक छपे हुए कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझिए। अच्छा, एक बार साइन हो गया तो आप उसमें कोई क्लॉज बदल नहीं सकते। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पाइथन में भी यही होता है। इम्यूटेबिलिटी कोड को प्रिडिक्टेबल और सेफ बनाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। अगर स्ट्रिंग्स को बदला नहीं जा सकता, तो फिर नेम इज इक्वल टू राहुल के बाद नेम इज इक्वल टू नेम डॉट अपर कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता तो यही है कि मैंने राहुल स्ट्रिंग को बदल दिया। पर आप ओरिजिनल राहुल स्ट्रिंग को नहीं बदल रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? जब आप नेम डॉट अपर कॉल करते हैं तो पाइथन मेमोरी में एक पूरी तरह से नई स्ट्रिंग बनाता है, राहुल, और फिर नेम वेरिएबल को उस नए स्ट्रिंग पर पॉइंट करा देता है। अच्छा, तो पुरानी राहुल स्ट्रिंग वो मेमोरी में वैसी ही रहती है, और अगर कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा तो बाद में गार्बेज कलेक्टर उसे हटा देता है। तो ये एक इल्यूजन है। हम असल में मॉडिफाई नहीं बल्कि रिप्लेस कर रहे हैं। प्रिसाइसली, और यही वजह है कि जब कोई माई स्ट्रिंग 0 इक्वल्स टू h करने की कोशिश करता है तो पाइथन उसे टाइप एरर देता है। ये पाइथन का उस साइंड कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। बिल्कुल। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के डेटा को एक्सेस कैसे करें। इसमें होती है टू वे इंडेक्सिंग। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर कैरेक्टर का एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है जो 0 से शुरू होता है, और एक नेगेटिव इंडेक्स जो -1 से शुरू होता है। जैसे पाइथन में p का इंडेक्स 0 भी है और -6 भी। सही। और n का इंडेक्स 5 और -1 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग आखिर से एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए काफी काम आती है, और स्लाइसिंग तो और भी पावरफुल है। हाँ, स्टार्ट डॉट स्टॉप डॉट स्टेप का सिंटैक्स। मुझे लगता है S-1 वाला ट्रिक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हर स्टूडेंट का फेवरेट एग्जाम हैक है। बिल्कुल है, और स्लाइसिंग हमेशा एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करती है, ओरिजिनल को छेड़े बिना। राइट। अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। दो मेन ऑपरेटर्स हैं, प्लस और टाइम्स। प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर यानी कॉन्कैटिनेट करके एक नई स्ट्रिंग बनाता है, और टाइम्स ऑपरेटर स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करता है। जैसे हा 3 से हा बन जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी फंक्शंस भी हैं। हाँ, जैसे लेन, स्ट्रिप। लेन लेंथ बताता है, स्ट्रिप शुरू और अंत के वाइट स्पेसेस हटाता है, और स्प्लिट तो बहुत ही जरूरी है, जो स्ट्रिंग को एक डिलिमिटर के आधार पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में तोड़ देता है। डेटा पार्सिंग के लिए तो ये लाइफ सेवर है। बिल्कुल। और रिप्लेस भी इम्यूटेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कैसे? ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं बदलता, बल्कि एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें रिप्लेसमेंट्स किए गए होते हैं। मतलब हर ऑपरेशन एक नई स्ट्रिंग बना रहा है। गॉट इट। तो स्ट्रिंग्स फिक्स्ड डेटा के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर हमें डेटा का ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसे हम बार बार बदल सकें, जैसे दोस्तों की लिस्ट या एक शॉपिंग लिस्ट, जिसमें चीजें जुड़ती और हटती रहती हैं, हाँ, तो उसके लिए यहीं पर लिस्ट्स सीन में आती हैं। ये पाइथन का डायनामिक वर्कहॉर्स है। ये म्यूटेबल है, यानी आप इनके एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव या चेंज कर सकते हैं। और यहाँ स्ट्रिंग्स और लिस्ट्स के बीच एक फंडामेंटल फर्क है। एक लिस्ट असल में वैल्यूज को स्टोर नहीं करती। अच्छा। वो मेमोरी में रखे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस यानी एड्रेसेस को स्टोर करती है। ओ, तो लिस्ट खुद एक बॉक्स की तरह है जिसमें चीजों के पते रखे हैं, ना कि खुद चीजें। एग्जैक्टली। और इसीलिए एक ही लिस्ट में एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और यहाँ तक कि एक और लिस्ट भी एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि लिस्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख रही है। बिल्कुल। और ये म्यूटेबिलिटी हमें पावरफुल इन प्लेस ऑपरेशंस करने की ताकत देती है। इन प्लेस मतलब? इन प्लेस का मतलब है कि ऑपरेशन ओरिजिनल लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर देता है, कोई नई लिस्ट नहीं बनाता। तो जब हम mylist.append 5 करते हैं तो हम उसी लिस्ट को बदल रहे हैं? हाँ। चलिए इन मेथड्स पर थोड़ी और बात करते हैं। अपेंड और एक्सटेंड में कंफ्यूजन बहुत आम है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। अपेंड अपने आर्ग्यूमेंट को, चाहे वो कुछ भी हो, लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट की तरह जोड़ता है। तो अगर हम एक लिस्ट को अपेंड करेंगे तो आपको एक नेस्टेड लिस्ट मिलेगी। list1.append 90,100 के बाद list1 के अंदर एक लिस्ट होगी। और एक्सटेंड? एक्सटेंड एक इटरेबल जैसे दूसरी लिस्ट लेता है और उसके हर एलिमेंट को इंडिविजुअली लिस्ट में जोड़ता है। तो list1.extend 90,100 के बाद 90 और 100 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। एग्जैक्टली। और एलिमेंट्स हटाने के लिए हमारे पास पॉप,
रिमूव और डेल हैं। पॉप करता है, इंडेक्स से एलिमेंट हटाता है और उसे रिटर्न भी करता है, जो काफी हैंडी है। रिमूव करता है, वैल्यू के हिसाब से पहला मैच ढूंढकर हटाता है। राइट। और अब आते हैं सॉर्ट और रिवर्स पर। ये भी इन प्लेस मेथड्स हैं। और ये हमें पाइथन के एक क्लासिक बिगिनर ट्रैप पर ले आते हैं। मुझे आज भी याद है, कोडिंग के शुरुआती दिनों में मैं घंटों तक अपना कोड डिबग करती रही, क्योंकि मैंने न्यू लिस्ट इज इक्वल टू ओल्ड लिस्ट डॉट सॉर्ट लिख दिया था। ये तो हर न्यू पाइथन डेवलपर के लिए एक राइट ऑफ पैसेज है। सही में। क्योंकि सॉर्ट लिस्ट को इन प्लेस मॉडिफाई करता है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। मतलब नन रिटर्न करता है। हाँ, तो न्यू लिस्ट वेरिएबल में सॉर्टेड लिस्ट की जगह नन आ जाता है। एक क्लासिक गलती। लिस्ट्स की ये इन प्लेस मॉडिफिकेशन वाली पावर ही एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को जन्म देती है। कौन सा? जब हम एक लिस्ट को दूसरे वेरिएबल के बराबर रखते हैं, जैसे list2 इज इक्वल टू list1, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉपी बन रही है, एक और नाम, एक एलियास दे रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि आपने एक ही घर की चाबी दो लोगों को दे दी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर एक व्यक्ति दीवार पर पेंट करता है तो दूसरे को भी वो पेंट की हुई दीवार ही दिखेगी, क्योंकि घर यानी मेमोरी लोकेशन एक ही है। list1 और list2 दोनों एक ही मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक असली कॉपी बनानी पड़ती है। करेक्ट, जिसका पहला लेवल है शैलो कॉपी। इसके 3 आम तरीके हैं: स्लाइसिंग, l.copy मेथड या लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये तीनों एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं, मतलब एक नया घर तो बनता है, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, ये उस नए घर में पुराने घर का फर्नीचर यानी एलिमेंट्स वैसे का वैसा कॉपी कर देते हैं। अच्छा, अगर फर्नीचर इम्यूटेबल है, जैसे नंबर्स या स्ट्रिंग्स, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मेरी लिस्ट में सिर्फ इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स हैं, तो तब तो शैलो कॉपी एक तरह से डीप कॉपी जैसा ही काम करेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि अंदर की चीजों को तो वैसे भी नहीं बदला जा सकता। तो असली प्रॉब्लम कब शुरू होती है? असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लिस्ट के अंदर कोई और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे एक नेस्टेड लिस्ट। चलिए सोर्स में दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। अब हम इसकी शैलो कॉपी बनाते हैं, b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी। हाँ अब a और b दो अलग अलग आउटर लिस्ट्स हैं। हाँ, 2 अलग घर बन गए। लेकिन जो अंदर लिस्ट्स हैं 1 2 3 और 5 6 है, उनके रेफरेंसेस दोनों में सेम है। एग्जैक्टली। तो अब अगर आप b00 इक्वल्स टू 333 करते हैं, तो आप उस शेयर्ड इनर लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। और इसका असर आपको a में भी दिखेगा। तो a भी 333 2 3 4 5 6 बन जाएगा। बाप रे, ये ऐसे बग्स पैदा कर सकता है जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इस नेस्टेड सिनेरियो का सोल्यूशन क्या है? इसका फाइनल बॉस डीप कॉपी। हाँ, इसके लिए पाइथन के कॉपी मॉड्यूल का डीप कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। और ये रिकर्सिव होती है। हाँ, डीप कॉपी रिकर्सिव होती है। वो सिर्फ आउटर लिस्ट को कॉपी नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जाती है और हर नेस्टेड ऑब्जेक्ट की भी एक नई कॉपी बनाती है, चाहे वो कितनी भी डीप नेस्टिंग हो। सही, ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लोन तैयार करती है। डीप कॉपी करने के बाद बी में किया गया कोई भी चेंज ए पर असर नहीं डालेगा। बिल्कुल, ये ज्यादा मेमोरी लेता है और स्लो होता है, पर डेटा इंटेग्रिटी की गारंटी देता है। चलिए लिस्ट्स के इस गहरे विश्लेषण के बाद अब एक और सीक्वेंस टाइप को देखते हैं, टपल्स। जी, ये लिस्ट्स की तरह ही दिखते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पैरेंथेसिस होते हैं, एक तरह से रीड ओनली लिस्ट्स। हाँ, लगते तो वैसे ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इनकी जरूरत ही क्यों है? ये बहुत वैलिड सवाल है। ट्यूपल्स की इम्यूटेबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? पहली बात, ये कोड पढ़ने वाले को एक सिग्नल देता है कि इस डेटा कलेक्शन को बदलना नहीं है, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। या RGB कलर वैल्यूज 255,0,0। एग्जैक्टली। दूसरी बात, क्योंकि ये इम्यूटेबल है और इनका साइज फिक्स्ड होता है, पाइथन बैकग्राउंड में कुछ ऑप्टिमाइजेशंस कर सकता है, जिससे ये लिस्ट के मुकाबले ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट और तेज होते हैं। हाँ, इटरेट करने में। और इनका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा भी है, जिसका कनेक्शन डिक्शनरी से है ना? हाँ, और वो सबसे जरूरी कारण है। डिक्शनरी में कीज का इम्यूटेबल होना जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिक्शनरी की हैश वैल्यू निकालकर डेटा स्टोर करती है। अगर की बदल गई तो उसकी हैश वैल्यू भी बदल जाएगी और डेटा खो जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए आप एक ट्यूपल को डिक्शनरी की बना सकते हैं, पर 8 लिस्ट को कभी नहीं।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी। टुपल्स की बात हो गई तो अब डिक्शनरीज पर आते हैं। ये ऑर्डर पे नहीं बल्कि कनेक्शंस पर फोकस करते हैं। की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन। बिल्कुल, जैसे एक असली डिक्शनरी में शब्द यानी की और उसका मतलब यानी वैल्यू होता है। या एक फोन बुक में नाम, की और फोन नंबर वैल्यू होता है। हाँ, और इनका सबसे बड़ा फायदा है बेहद तेज लुकअप। मतलब आपको किसी वैल्यू को ढूंढने के लिए पूरी लिस्ट स्कैन करने की जरूरत नहीं। नहीं, आप सीधे उसकी की से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और कीज यूनिक और इम्यूटेबल होनी चाहिए। पर वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। और डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। डिक्शनरीज के कुछ जरूरी मेथड्स कौन से हैं? .keys, .values और .items इटरेट करने के लिए फंडामेंटल हैं। और एक d.get मेथड भी होता है। हाँ, d.get की डिफॉल्ट वैल्यू। ये d स्क्वायर ब्रैकेट से ज्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर की डिक्शनरी में नहीं है तो d के एक की एरर देगा और प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। जबकि d.get की बस नन या जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आपने दी है वो रिटर्न करेगा। बिल्कुल। अब लिसनर के सोर्स मटेरियल में बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जैसी सॉर्टिंग टेक्निक्स का भी जिक्र था। हाँ, ये एल्गोरिदम्स मतलब समझने के लिए तो बहुत अच्छे हैं। पर प्रैक्टिकल डे टू डे पाइथन प्रोग्रामिंग में हम शायद ही इन्हें खुद लिखते हैं। बिल्कुल नहीं। पाइथन हमें पहले से ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिल्ट इन टूल्स देता है। सॉर्टिंग के लिए दो मुख्य तरीके हैं, list.sort मेथड और sorted फंक्शन। और इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। list.sort इन प्लेस काम करता है। मतलब वो ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है और नन रिटर्न करता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। जबकि सॉर्टेड फंक्शन ज्यादा पोलाइट है। पोलाइट? हाँ, वो किसी भी इटरेबल जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और एक नई सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। ओरिजिनल डेटा को बिना छुए। एग्जैक्टली। क्या आप कोई ऐसा सिनारियो बता सकते हैं जहां एक तरीका दूसरे से साफ तौर पर बेहतर हो? जरूर। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, उसी ऑर्डर में जिसमें उन्होंने रजिस्टर किया था। ठीक है। अब आपको अटेंडेंस शीट के लिए उनके नाम अल्फाबेटिकली प्रिंट करने हैं, पर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑर्डर भी बचाकर रखना है। तो इस केस में हम सॉर्टेड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सॉर्टेड स्टूडेंट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपको एक नई सॉर्टेड लिस्ट देगा और आपका ओरिजिनल डेटा सेफ रहेगा। और अगर हमें ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए? तो अगर आपको सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट ही चाहिए और मेमोरी बचानी है तो आप studentlist.sort इस्तेमाल करेंगे। और ये फंक्शंस पर्दे के पीछे कोई साधारण बबल सॉर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। नहीं, ये timsort नाम का एक बहुत ही एडवांस्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। ये एक हाइब्रिड एल्गोरिदम है जो मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट क्वालिटीज को मिलाता है। और इसकी खासियत यह है कि ये उस डेटा पर कमाल की तेजी से काम करता है जो पहले से थोड़ा बहुत सॉर्टेड हो, जैसा कि रियल वर्ल्ड डेटा में अक्सर होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज सिर्फ डेटा स्टोर करने के तरीके नहीं हैं। ये डिजाइन चॉइसेस हैं। हाँ, ये म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी यानी डेटा की सेफ्टी वर्सेस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि ये चॉइस असाइनमेंट इक्वल्स टू शैलो कॉपी और डीप कॉपी जैसे ऑपरेशंस को कैसे प्रभावित करती है। ये पाइथन के मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल का कोर है। सही कहा। आज के लिए एक आखिरी विचार। जी। हमने बात की कि पाइथन में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे लिस्ट्स को फंक्शन में पास करने पर क्या होता है। फंक्शन को ओरिजिनल लिस्ट का रेफरेंस मिलता है। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन उस लिस्ट को मॉडिफाई करता है तो वो चेंज फंक्शन के बाहर भी दिखाई देगा। हाँ, ये एक पावरफुल फीचर हो सकता है, लेकिन ये अनजाने में हुए साइड इफेक्ट्स और बग्स का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात ये है, जब फंक्शंस लिखे जाते हैं तो इस बिहेवियर के बारे में कैसे सोचा जाए? क्या जानबूझकर लिस्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है या ओरिजिनल डेटा को बचाने के लिए उसकी एक कॉपी पर काम करना चाहिए? इस एक सवाल का जवाब और इसका कोड में एप्लीकेशन ही एक बिगिनर और एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के बीच का फर्क तय करता है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बीटेक स्टूडेंट्स के लिए पाइथन फंक्शंस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। फंक्शंस ये शब्द कोडिंग सीखने वाला हर स्टूडेंट सुनता है, शायद सबसे पहले सुनता है, लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम एक फंक्शन के जन्म से लेकर उसके प्रोफेशनल बनने तक के सफर पर चलेंगे। बिल्कुल सही कहा।
ज्यादातर लोग फंक्शंस को बस कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका समझते हैं, जो कि वो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन फंक्शंस उससे कहीं ज्यादा हैं। वो पाइथन में प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप कह सकते हैं फंडामेंटल टूल है। जैसे एक शेफ के पास अलग अलग चाकू होते हैं, अच्छा, एक सब्जी काटने के लिए, एक ब्रेड के लिए, वैसे ही एक अच्छे प्रोग्रामर के पास छोटे छोटे शार्प सिंगल पर्पस फंक्शंस होते हैं जो मिलकर किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इस बिल्डिंग ब्लॉक की नींव रखते हैं। आखिर ये फंक्शन है क्या? फंक्शन अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो कोड का एक नाम वाला रीयूजेबल ब्लॉक है। इसका एक ही मकसद होता है, एक खास काम को करना। और इसका सबसे बड़ा फायदा है DRY प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। सोचिए आपको अपने प्रोग्राम में 10 अलग अलग जगहों पर यूजर की एज कैलकुलेट करनी है। अब आप 10 बार कोड तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक कैलकुलेट एज फंक्शन बनाएंगे और उसे 10 बार कॉल कर लेंगे। कल को लॉजिक बदलना पड़ा तो सिर्फ एक जगह बदलना पड़ेगा, 10 जगह नहीं। और पाइथन में इसे बनाना भी बहुत आसान है। डेफ कीवर्ड, फंक्शन का एक नाम, पैरेंथेसिस और आखिर में कोलोन, बस। हाँ, ब्लूप्रिंट तैयार। और इसे इस्तेमाल करने को कॉलिंग या इन्वोकिंग कहते हैं। मतलब बस उसका नाम पुकारो। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं। एक तो है बिल्ट इन फंक्शंस, जो पाइथन हमें थाली में परोस कर देता है, जैसे प्रिंट है, लेन है। हाँ, इनपुट है। ये हमारे रोजमर्रा के काम आसान बनाते हैं। और दूसरे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हम और आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो हमने फंक्शन बना लिया, पर जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो कंप्यूटर उसे किस क्रम में पढ़ता है? ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या भला है? ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा स्क्रिप्ट की पहली लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होता है, टॉप टू बॉटम। राइट। पाइथन जब डेफ वाली लाइन पढ़ता है तो वो बस फंक्शन को रजिस्टर कर लेता है, अपनी मेमोरी में लिख लेता है कि हाँ, इस नाम का एक फंक्शन मौजूद है। वो उसके अंदर का कोड रन नहीं करता। तो अंदर का कोड कब रन होता है? जब प्रोग्राम को फंक्शन का कॉल मिलता है। जैसे ही पाइथन एक लाइन देखता है जहां फंक्शन को कॉल किया गया है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो अब तक सीधा चल रहा था, वो जंप करके फंक्शन के कोड ब्लॉक के अंदर चला जाता है। वो फंक्शन का सारा कोड एग्जीक्यूट करता है और जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो कंट्रोल ठीक उसी जगह वापस लौट आता है जहां से वो गया था। वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रोग्राम का फ्लो लीनियर नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर साइड क्वेस्ट पे जाकर वापस आ सकता है। बिल्कुल। मुझे सोर्सेज में वो फुटनोट वाला एनालॉजी बहुत पसंद आया। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल शब्द आया और हम फुटनोट देखने के लिए पेज के नीचे जाते हैं। हाँ। उसे पढ़ते हैं और फिर वापस अपनी मेन लाइन पर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। वो फुटनोट ही फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करना आ गया, पर फंक्शंस अकेले काम नहीं करते। उन्हें अक्सर काम करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सही बात है। यहाँ पर दो शब्द आते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। इनमें क्या फर्क है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है, पर इसका फर्क बहुत सिंपल है। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स हैं जो आप फंक्शन की डेफिनेशन के समय डेफ माय फंक्शन पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 में पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। मतलब वो खाली बक्से या प्लेस होल्डर्स हैं? बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि जब ये फंक्शन चलेगा तो उसे इन दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। और आर्ग्यूमेंट्स? आर्ग्यूमेंट्स वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जो आप फंक्शन कॉल करते समय उन बक्सों में डालते हैं। जैसे माय फंक्शन 10, हेलो। यहाँ 10 और हेलो आर्ग्यूमेंट्स है। तो पैरामीटर परिभाषा का हिस्सा है, आर्ग्यूमेंट कॉल का हिस्सा है। और आर्ग्यूमेंट्स पास करने के भी कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जहां ऑर्डर ही सब कुछ है ना? हाँ, पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को मिलेगा, दूसरा दूसरे को। अगर क्रम गड़बड़ाया तो लॉजिक भी गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। फिर आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कोड को बहुत रीडेबल बना देता है। यहाँ आप ऑर्डर की चिंता नहीं करते, आप सीधे पैरामीटर का नाम लिखकर वैल्यू देते हैं। जैसे ग्रीट, अनिल, मैसेज, हेलो। हाँ, अब आप मैसेज पहले लिखें या नेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन नाम से पहचान लेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है। और फिर आते हैं मेरे पसंदीदा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जहां हम फंक्शन बनाते समय ही पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं।
हाँ, कि अगर यूजर कॉल करते समय कोई वैल्यू नहीं देता तो फंक्शन बुरा नहीं मानता, वो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल कर लेता है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन यहीं पर पाइथन का एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है, एक ऐसा गॉटचा जो अच्छे प्रोग्रामर्स को घंटों तक परेशान कर सकता है। अरे वाह, और वो है म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये तो बहुत ही स्नीकी बग जैसा लग रहा है। मैं सोच सकता हूँ कि स्टूडेंट्स घंटों तक अपना कोड डीबग करते रह जाएंगे, ये समझे बिना कि फंक्शन कॉल्स के बीच में इंफॉर्मेशन लीक क्यों हो रही है। बिल्कुल, ये इंटरव्यू में फंसाने वाला सबसे बेहतरीन सवाल हो सकता है। बताइए इसके बारे में। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मैंने ये गलती की थी। एक शॉपिंग कार्ट फंक्शन बना रही थी, डेफ ऐड टू कार्ट आइटम कॉमा कार्ट इक्वल्स, और हर यूजर के कार्ट में पिछले यूजर का सामान भी जुड़ता जा रहा था। मुझे उसे फिक्स करने में कई घंटे लगे थे। अरे, होता यह है कि जब आप एक लिस्ट या डिक्शनरी जैसी म्यूटेबल चीज को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो पाइथन वो लिस्ट सिर्फ एक बार बनाता है जब वो डेफ वाली लाइन को पढ़ता है। सिर्फ एक बार? हाँ, उसके बाद हर फंक्शन कॉल उसी एक लिस्ट को शेयर और मॉडिफाई करता रहता है। ओह, तो पहला कॉल ऐड टू कार्ट एप्पल एक लिस्ट एप्पल देगा, लेकिन दूसरा कॉल ऐड टू कार्ट बनाना उसी लिस्ट में बनाना ऐड कर देगा और एप्पल कॉमा बनाना रिटर्न करेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। तो इससे बचने का सही तरीका क्या है? इसका स्टैंडर्ड प्रोफेशनल तरीका है डिफॉल्ट वैल्यू नन सेट करना और फंक्शन के अंदर चेक करना। आप लिखेंगे डेफ ऐड टू कार्ट आइटम कॉमा कार्ट इक्वल्स टू नन। अच्छा। और फिर फंक्शन के अंदर इफ कार्ट इज नन कार्ट इक्वल्स कार्ट। इसके बाद आप कार्ट डॉट अपेंड आइटम करें। इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर कोई कार्ट पास नहीं किया गया है तो हर बार फंक्शन कॉल होने पर एक बिल्कुल नई खाली लिस्ट बनेगी। ये तो सच में एक प्रो टिप है, एक ऐसी गलती है जो आप एक बार करते हैं और फिर कभी नहीं भूलते। सही कहा। अच्छा, कई बार हमें पहले से नहीं पता होता कि फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। जैसे मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कितने भी नंबर्स को जोड़ सके, कभी 2 कभी 10। वहां क्या करें? ऐसी सिचुएशंस के लिए पाइथन हमें 2 सुपर पावर्स देता है, आर्ग्स और क्वॉग्स। आर्ग्स और क्वॉग्स। हाँ, अगर आपको वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैंडल करने हैं तो आप आर्ग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके दिए गए सारे एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को पकड़कर एक टपल में पैक कर देता है। अच्छा, तो जैसे अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं डेफ सम नंबर्स आर्क्स और उसे कॉल करूं सम नंबर्स ऑफ 10 20 30, तो आर्क्स वेरिएबल 10 20 30 वाले टपल के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली। और आर्ग सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक परंपरा। असली जादू सम में है। आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो फिर KW आर्ग्स का क्या काम है? KW आर्ग्स का मतलब है कि हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को पकड़कर एक डिक्शनरी में पैक कर देता है। जैसे यूजर प्रोफाइल बनाते समय क्रिएट प्रोफाइल रोहन, एज 25, सिटी दिल्ली। इससे फंक्शन बहुत फ्लेक्सिबल बन जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। आपके क्रिएट प्रोफाइल फंक्शन कॉल में KW आर्ग्स एक डिक्शनरी बन जाएगी। एज 25, सिटी दिल्ली, ये API डिजाइन में बहुत काम आता है। बस एक रूल याद रखना है ना? हाँ, एक बहुत जरूरी रूल। जब आप एक ही फंक्शन में नॉर्मल पैरामीटर्स आर्ग्स और KW आर्ग्स तीनों इस्तेमाल कर रहे हो तो उनका ऑर्डर हमेशा यही होना चाहिए, नॉर्मल आर्ग्स KW आर्ग्स। ऑर्डर गलत तो सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो फंक्शन ने डेटा ले लिया, उस पर काम कर लिया, अब वो रिजल्ट वापस कैसे भेजेगा? उसके लिए है रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे ही फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन का काम तुरंत रुक जाता है और वो कंट्रोल के साथ साथ एक वैल्यू भी वापस भेजता है। और एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, राइट? हाँ। जैसे अलग-अलग इफ एल्स कंडीशंस में, पर चलेगा कोई एक ही। और क्या एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, पाइथन में ये बहुत खूबसूरती से होता है। आप लिख सकते हैं रिटर्न val1, val2, val3। टेक्निकली पाइथन इन सभी वैल्यूज को एक टपल में पैक करता है और उस सिंगल टपल को रिटर्न करता है, जैसे बाद में हम आसानी से अनपैक कर सकते हैं, जैसे x, y, z इज इक्वल्स टू माई फंक्शन कॉलिंग। बिल्कुल। ठीक है, तो एक फंक्शन काम करके हमें एक वैल्यू लौटाता है, पर क्या होगा अगर हमें उस लौटाई हुई वैल्यू पर तुरंत कोई और काम करना हो? शायद यहीं पर फंक्शंस की टीम वर्क वाली पावर सामने आती है। बिल्कुल, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन कॉम्पोजिशन। आसान शब्दों में एक फंक्शन के आउटपुट को सीधे सीधे दूसरे फंक्शन का इनपुट बना देना।
जैसे मैथमेटिक्स में हम f ऑफ g ऑफ x करते हैं। एग्जैक्टली पहले g ऑफ x सॉल्व होता है और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो f के लिए इनपुट बन जाता है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे ई-कॉमर्स ऐप का? जरूर। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है अप्लाई डिस्काउंट प्राइस और दूसरा है कैलकुलेट जीएसटी प्राइस। अब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी लगाना है। तो आप लिख सकते हैं फाइनल प्राइस इक्वल्स कैलकुलेट जीएसटी अप्लाई डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस। यहाँ अप्लाई डिस्काउंट का जो रिजल्ट होगा वो वेरिएबल में सेव हुए बना सीधा कैलकुलेट जीएसटी फंक्शन में चला जाएगा। ये कोड को कॉम्पैक्ट बनाता है और छोटे सिंगल पर्पस फंक्शंस लिखने की आदत डालता है, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ये तो बीटेक एग्जाम्स के लिए एक और बहुत जरूरी टॉपिक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल प्रोग्राम में कहाँ-कहाँ जिंदा रहता है और कहाँ-कहाँ उसे एक्सेस किया जा सकता है। एकदम सही। इसे फंक्शन की मेमोरी या वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं। पाइथन इसके लिए एक सीधा साधा रूल फॉलो करता है जिसे LEGB रूल कहते हैं। LEGB? हाँ, LEGB। जब भी आप अपने कोड में कोई वेरिएबल यूज करते हैं, पाइथन इसे इस ऑर्डर में ढूंढता है। 1. L लोकल, सबसे पहले वो उसे करंट फंक्शन के अंदर ढूंढता है। ठीक है। 2. E एनक्लोजिंग, अगर वहां नहीं मिला और वो फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइंड है तो वो बाहरी फंक्शन के स्कोप में ढूंढता है। ठीक। 3. G ग्लोबल, अगर वहां भी नहीं मिला तो वो स्क्रिप्ट के मेन टॉप लेवल स्कोप में ढूंढता है। और आखिर में B 4. B बिल्ट इन, और अगर कहीं नहीं मिला तो आखिर में वो पाइथन के बिल्ट इन नेम्स में ढूंढता है, जैसे प्रिंट या लेन। और इसी रूल की वजह से वेरिएबल शैडोइंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। मतलब जब अंदर वाले स्कोप में वेरिएबल का नाम बाहर वाले स्कोप के वेरिएबल जैसा ही हो, तो अंदर वाला वेरिएबल बाहर वाले को शैडो कर लेता है, यानी छिपा देता है। अगर ग्लोबल स्कोप में x इज इक्वल टू 10 है और एक फंक्शन के अंदर आप x इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, क्योंकि पाइथन को LEGB रूल के हिसाब से लोकल स्कोप में ही x मिल जाएगा और वो आगे ढूंढेगा ही नहीं। पर अगर हमें फंक्शन के अंदर से ग्लोबल x को ही बदलना हो तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। आपको फंक्शन के अंदर लिखना होगा ग्लोबल x और फिर x इज इक्वल टू 5। इसी तरह नेस्टेड फंक्शंस में इनक्लोजिंग स्कोप के वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए नॉन लोकल कीवर्ड है। पर सोर्सेज में लिखा है कि ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल डिस्करेज किया जाता है, ऐसा क्यों? मतलब फंक्शंस को सेल्फ कंटेन्ड रखना चाहिए। Exactly. For a student, a rule of thumb should be avoid global if you can. अब आते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे कंफ्यूजिंग पड़ाव पर। एक ऐसा सवाल जो हर पाइथन इंटरव्यू में पूछा जाता है, पाइथन पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस? और इसका जवाब है दोनों में से कोई नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, सही टर्म है पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या जिसे कॉल बाय शेयरिंग भी कहते हैं। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? है इसे ऐसे समझिए कि आपने किसी को अपने घर का पता दिया है। अब वो उस पते के साथ क्या कर सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका घर कैसा है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। ठीक है, तो पहले म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टुपल्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिन्हें बनाने के बाद बदला नहीं जा सकता। तो जब आप एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने किसी को अपने घर का पता दिया पर साथ में ये भी कह दिया कि तुम घर का रंग नहीं बदल सकते। अगर फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल की वैल्यू बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे x इक्वल्स x+1, तो पाइथन उस पुराने ऑब्जेक्ट को नहीं बदलता। वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है और फंक्शन का पैरामीटर अब उस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है। ओरिजिनल वेरिएबल पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के केस में, जैसे लिस्ट्स और डिक्शनरीज, यहाँ कहानी बदल जाती होगी। बिल्कुल, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को बनाया ही बदलने के लिए है। तो जब आप एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट पास करते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने किसी को घर का पता दिया और कहा अंदर जाकर फर्नीचर अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हो। हाँ, अच्छा एनालॉजी है। फंक्शन को उसी ओरिजिनल लिस्ट का रेफरेंस मिलता है। अगर फंक्शन उस लिस्ट में कोई इन प्लेस चेंज करता है, जैसे mylist.append 10, तो वो बदलाव फंक्शन के बाहर भी दिखेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर का पैरामीटर और फंक्शन के बाहर का वेरिएबल दोनों एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही घर को पॉइंट कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब फंक्शन साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं।
वो चुपके से बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम सावधान ना रहें। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। एक फंक्शन जो किसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है उसे इम्प्योर फंक्शन कहते हैं। प्रोफेशनल कोड में अक्सर ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने फंक्शन का पूरा जीवन चक्र देख लिया। मेरे लिए तो निचोड़ ये है कि फंक्शन सिर्फ कोड के टुकड़े नहीं है, वो पाइथन प्रोग्रामिंग की आत्मा है। एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे, साफ सुथरे और इफेक्टिव फंक्शंस में तोड़ सके। क्लीन, मॉड्यूलर और बग फ्री कोड लिखने का रास्ता फंक्शन से होकर ही जाता है। मैं इसमें एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की किसी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। क्या आप उसे एक बड़े 1000 लाइन के फंक्शन में लिखने की सोच रहे हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स शायद हाँ ही कहेंगे। या आप उसे छोटे छोटे सिंगल पर्पस फंक्शंस की एक पाइपलाइन में तोड़ सकते हैं, जैसे एक फंक्शन डेटा लोड करे, दूसरा उसे क्लीन करे, तीसरा उस पे कैलकुलेशन करे और चौथा रिजल्ट को डिस्प्ले करे। इस अप्रोच को फंक्शनल डीकंपोजिशन कहते हैं और ये एक शौकिया कोडर और एक प्रोफेशनल डेवलपर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया रिकर्जन की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ, हमारे एक लिसनर हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सोर्सेज भेजे हैं। तो आज हमारा मिशन सिंपल है, रिकर्जन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ये है क्या, काम कैसे करता है और कब इसे यूज करना चाहिए। बिल्कुल। और रिकर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सी प्रोग्रामिंग से लेकर पाइथन तक हर लैंग्वेज के कोर में है। हाँ, शुरू में ये थोड़ा माइंड बेंडिंग लग सकता है, लेकिन एक बार इसका लॉजिक पकड़ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे ट्री ट्रैवर्सल्स या डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स अचानक से एक बहुत इंट्यूटिव लगने लगती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये रिकर्जन है क्या? कोई फंक्शन खुद को ही कैसे कॉल कर सकता है? ये तो सुनने में ही एक लूप जैसा लगता है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, रिकर्जन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक एक्ट ऑफ ट्रस्ट की तरह देखना। एक्ट ऑफ ट्रस्ट? हाँ, आप एक फंक्शन लिख रहे हैं जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो फंक्शन इस भरोसे पर काम करता है कि उसी का एक छोटा सिंपलर वर्जन प्रॉब्लम का एक हिस्सा सॉल्व कर देगा। अच्छा, आपका काम बस 2 चीजें डिफाइन करना है, सबसे आसान केस और बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कैसे तोड़ना है। ओके, ये इंटरेस्टिंग फ्रेमिंग है। इसे किसी रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपको एक लाइन में खड़े लोगों को गिनना है। ठीक है। आप पहले व्यक्ति से पूछते हैं तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं। अब उसे पूरी लाइन गिनने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने पीछे वाले व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है और उससे यही सवाल पूछता है, तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं? और ये सिलसिला चलता रहता है। एग्जैक्टली। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सवाल आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता। वो आखिरी व्यक्ति पीछे देखता है और कहता है मेरे पीछे 10 लोग हैं। ये एक कॉन्क्रीट आंसर है। हाँ, ये वो जवाब है जिसे हम जानते हैं। अब ये जवाब वापस बी को मिलता है, जो अपने जवाब में +1 जोड़कर कहता है मेरे पीछे 1 है। फिर ये जवाब ए को मिलता है, वो कहता है मेरे पीछे 2 हैं। और वो आखिरी व्यक्ति जिसके पीछे कोई नहीं था, वो इस पूरी चेन को टूटने से रोकता है। प्रिसाइसली। और यहीं से रिकर्सिव फंक्शन के 2 सबसे जरूरी हिस्से निकल कर आते हैं। ओके। पहला है बेस केस। ये वो कंडीशन है जहां फंक्शन रुक जाता है, वो ट्रस्ट की चेन का अंत, जैसे वो लाइन का आखिरी आदमी। बिल्कुल। अगर बेस केस नहीं होगा तो फंक्शन खुद को एंडलेसली कॉल करता रहेगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, जिसे स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। हाँ, फैक्टोरियल्स के एग्जाम्पल में फैक्टोरियल 0 का जवाब 1 होता है। ये बेस केस है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है रिकर्सिव स्टेप। ये वो हिस्सा है जहां फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है, लेकिन एक छोटे या सरल इनपुट के साथ। जैसे फैक्टोरियल n को सॉल्व करने के लिए वो n फैक्टोरियल n-1 को कॉल करता है। एग्जैक्टली। हर कॉल प्रॉब्लम को बेस केस के एक कदम और करीब ले जाता है। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर कंप्यूटर इसे मैनेज कैसे करता है? मतलब जब एक फंक्शन दूसरे को वो तीसरे को कॉल कर रहा है और सब एक ही फंक्शन के वर्जन्स हैं, तो कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होता है? नहीं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेमोरी में एक डेटा स्ट्रक्चर को जिसे कॉल स्टैक कहते हैं। कॉल स्टैक? इसे आप प्लेटों के ढेर की तरह समझ सकती हैं। आप हमेशा सबसे ऊपर वाली प्लेट ही रखते या उठाते हैं। लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल।
जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, मेमोरी में एक नया स्टैक फ्रेम बनता है और स्टैक के टॉप पर रख दिया जाता है। स्टैक फ्रेम, इसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कहते हैं, राइट? हाँ, सही। इस फ्रेम में उस पर्टिकुलर कॉल की सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लोकल वेरिएबल्स, उसके पैरामीटर्स और सबसे जरूरी रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस, ये क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेड क्रम्ब ट्रेल है। मतलब जब ये फंक्शन अपना काम खत्म कर ले तो प्रोग्राम को कहाँ वापस जाना है। अच्छा, इसी वजह से फैक्टोरियल 2 को पता होता है कि उसे अपना रिजल्ट फैक्टोरियल 3 को भेजना है। एग्जैक्टली। हर फंक्शन कॉल को अपना प्राइवेट वर्कस्पेस मिलता है, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होते। तो फैक्टोरियल 3 के केस में कॉल स्टैक कैसा दिखेगा? इसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करके देखें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे ट्रेस करते हैं। ओके। सबसे पहले मेन फंक्शन से फैक्टोरियल 3 कॉल होता है, उसका फ्रेम स्टैक पर आ जाता है। ये हमारी पहली प्लेट है। ठीक है, स्टैक के बॉटम में फैक्टोरियल 3 का फ्रेम है जिसमें n = 3 है। करेक्ट। अब फैक्टोरियल 3 को अपना रिजल्ट जानने के लिए फैक्टोरियल 2 को कॉल करना पड़ता है। तो अब फैक्टोरियल 2 का एक नया फ्रेम स्टैक के टॉप पर आ जाता है। यानी अब ढेर पर 2 प्लेटें हैं। ऊपर वाली में n = 2 है और नीचे वाली में n = 3। और ये दोनों n एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। प्रिसाइजली, यही सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। हर कॉल का अपना प्राइवेट वर्कस्पेस है। अब फैक्टोरियल 2 कॉल करेगा फैक्टोरियल 1 को, एक और फ्रेम टॉप पर, और फैक्टोरियल 1 कॉल करेगा फैक्टोरियल 0 को, एक और फ्रेम सबसे टॉप पर। अब स्टैक फुल लग रहा है। टॉप पर फैक्टोरियल 0, उसके नीचे फैक्टोरियल 1, फिर 2 और सबसे नीचे फैक्टोरियल 3। हाँ, और अब मैजिक होता है। फैक्टोरियल 0 अपने बेस केस को हिट करता है और 1 रिटर्न करता है। ओके। जैसे ही ये रिटर्न होता है, इसका फ्रेम स्टैक से हट जाता है, मतलब पॉप हो जाता है। और कंट्रोल कहाँ जाता है? उसके ब्रेड क्रम्ब ट्रेल के हिसाब से फैक्टोरियल 1 के पास। एग्जैक्टली। फैक्टोरियल 1 को 1 मिला तो वो 1 कैलकुलेट करके 1 रिटर्न करता है। उसका फ्रेम भी पॉप हो जाता है। अब कंट्रोल फैक्टोरियल 2 के पास आया। हाँ, उसे 1 मिला तो वो 2 1s 2 कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। उसका भी फ्रेम पॉप। और फाइनली कंट्रोल फैक्टोरियल 3 के पास आता है। उसे 2 मिला तो वो 3 2s 6 कैलकुलेट करता है। उसका भी फ्रेम पॉप हो जाता है और फाइनल रिजल्ट मेन को मिल जाता है। वाओ! इस पूरे प्रोसेस को वाइंडिंग और अनवाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग मतलब जब कॉल स्टैक पे चढ़ते हैं। हाँ, और अनवाइंडिंग जब वे रिजॉल्व होकर उतरते हैं। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर जब हमारे लिसनर इसे पाइथन में कोड करने बैठेंगे तो उन्हें एक बहुत कॉमन एरर मिलेगा। वो मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड वाला, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पाइथन, सी जैसी लैंग्वेजेस की तरह प्रोग्राम को एक सी स्टैक ओवरफ्लो से बचाने के लिए एक लिमिट लगाता है। तो पाइथन का ये रिकर्शन एरर असल में एक सेफ्टी फीचर है। तो ये लिमिट है क्या और ये काम कैसे करती है? बाय डिफॉल्ट पाइथन में ये लिमिट 1000 होती है। इसका मतलब है कि एक फंक्शन खुद को 1000 बार से ज्यादा कॉल नहीं कर सकता। अच्छा। आप sys.getRecursion लिमिट से ये लिमिट देख सकते हैं और sys.setRecursion लिमिट से इसे बदल भी सकते हैं। तो अगर मुझे 2000 डीप रिकर्जन चाहिए तो मैं लिमिट बढ़ा सकता हूँ? प्रॉब्लम सॉल्व्ड? यहीं पर सावधानी बरतनी चाहिए। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर आप लिमिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पाइथन का सेफ्टी नेट तो हट जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक की फिजिकल लिमिट को हिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब ऐसा होता है तो प्रोग्राम बुरी तरह क्रैश होता है, जिसे सेगमेंटेशन फॉल्ट कहते हैं। और ये सेगमेंटेशन फॉल्ट पाइथन के रिकर्जन एरर से ज्यादा बुरा क्यों है? क्योंकि रिकर्जन एरर एक मैनेजेबल पाइथन एक्सेप्शन है। आप उसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच कर सकते हैं। ओके, ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। हाँ, सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब है कि आपके प्रोग्राम ने मेमोरी का वो हिस्सा एक्सेस करने की कोशिश की जो उसका नहीं है। ये ओएस लेवल का एरर है। ओएस आपके प्रोग्राम को तुरंत किल कर देता है। नो क्लीन अप, नो ग्रेसफुल एग्जिट। ये तो खतरनाक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। मैंने सुना है कुछ लैंग्वेजेस में टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन होता है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। पाइथन में ऐसा कुछ है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, नहीं, पाइथन में इंटेंशनली टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन यानी टीसीओ नहीं है। इंटेंशनली? हाँ, टीसीओ एक कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन है। इसे ऐसे समझो, अगर रिकर्सिव कॉल किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट लास्ट एक्शन है, मतलब उसके रिजल्ट के साथ कोई और कैलकुलेशन नहीं होनी है। जैसे रिटर्न फैक्टोरियल n-1 हो, रिटर्न n फैक्टोरियल n-1 नहीं। प्रिसाइसली। तो वो एक टेल कॉल है। एक स्मार्ट कंपाइलर
इसे पहचानकर स्टैक पर नया फ्रेम बनाने की जगह पुराने फ्रेम को ही रिप्लेस कर देता है। तो इससे स्टैक भरता ही नहीं है? TCO के साथ जब आप ट्रेस बैक देखते हैं तो आपको कॉल हिस्ट्री का पूरा स्टैक नहीं दिखता। अच्छा, तो बग को ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, इसलिए पाइथन में हर रिकर्सिव कॉल, चाहे वो टेल रिकर्सिव ही क्यों ना हो, स्टैक की मेमोरी यूज करता है। ठीक है, थियरी और इंटरनल वर्किंग्स काफ़ी क्लियर हो गए हैं। अब कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस से शुरू करते हैं। जरूर। फिबोनाची का रिकर्सिव सॉल्यूशन शायद रिकर्शन का सबसे ब्यूटीफुल और इंट्यूटिव एग्जाम्पल है। कोड में मैथमेटिकल डेफिनेशन fib n इज इक्वल टू fib n-1 प्लस fib n-2 ऑलमोस्ट डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाती है। बहुत एलिगेंट है, पर सिंपल और एलिगेंट होने का मतलब हमेशा एफिशिएंट होना नहीं है, राइट? मैंने सुना है कि ये बहुत स्लो है। एग्जैक्टली ये रिकर्जन का डार्क साइड दिखाता है। ये सॉल्यूशन बहुत इनएफिशिएंट है। क्यों? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, O of 2n के करीब। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को बार बार करता है। अच्छा। जैसे fib 5 को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम fib 3 को 2 बार कैलकुलेट करेगा, fib 2 को 3 बार एंड सो ऑन। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहां रिकर्सिव अप्रोच कॉन्सेप्चुअली क्लीन है पर प्रैक्टिकली टेरेबल। हाँ, ये ट्रेड ऑफ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके मुकाबले इसका इटरेटिव मतलब लूप वाला सॉल्यूशन O of n टाइम में हो जाता है और O of 1 स्पेस लेता है, जो बहुत एफिशिएंट है। हाँ, हालांकि इस रिकर्सिव प्रॉब्लम को एफिशिएंट बनाने का एक तरीका है मेमोराइजेशन का यूज करके, जहां आप कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। और वो फेमस पजल टावर ऑफ एनॉय, वो तो रिकर्जन का पोस्टर चाइल्ड है। बिल्कुल, उसकी कहानी भी मजेदार है। एक एंशिएंट लेजेंड के अनुसार एक मंदिर में प्रीस्ट्स को 64 सोने के डिस्क्स को 3 रॉड्स के बीच मूव करना है। हाँ, स्पेसिफिक रूल्स के साथ। और दुनिया तब खत्म होगी जब वो ये काम पूरा कर लेंगे। पर क्या रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं या ये सिर्फ एक एकेडमिक पजल है? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। डायरेक्ट टावर ऑफ हनोई जैसी प्रॉब्लम शायद ही मिले, लेकिन इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर आइडेंटिकल सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना हर जगह है। जैसे फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स करना, AI में गेम ट्रीज को एक्सप्लोर करना, ग्राफिक्स में फ्रैक्टल्स जनरेट करना, ये सब इसी थिंकिंग पर बेस्ड है। अच्छा, तो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। 1. ऊपर के n-1 डिस्क्स को सोर्स से ऑक्सिलरी रॉड पर मूव करो। 2. सबसे बड़े डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करो। और 3. और फिर उन n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पर मूव करो। That's it. That's it. ये दिखाता है कि रिकर्जन कैसे एक सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सिंपल सब प्रॉब्लम्स में तोड़ देता है। इसका इटरेटिव सॉल्यूशन लिखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो क्या प्रीस्ट्स दुनिया खत्म कर पाएंगे? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 2n है। 64 डिस्क्स के लिए ये 2 to the power 64 -1 मूव्स लेगा, जो 18 क्विंटिलियन से ज्यादा है। बाप रे! अगर एक मूव 1 सेकंड में भी करें तो इसमें 584 बिलियन साल लगेंगे, यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा। तो गुड न्यूज। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च। इसके भी रिकर्सिव और इटरेटिव दोनों वर्जन्स होते हैं। मैंने हमेशा बाइनरी सर्च लूप से ही लिखा है। मुझे रिकर्सिव वर्जन हमेशा मेमोरी इंटेंसिव लगता था। आपकी थिंकिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से एकदम सही है। बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड एरे में एलिमेंट खोजने का सबसे फास्ट तरीका है। राइट, सर्च स्पेस को आधा करता जाता है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोनों ही वर्जन्स की O of log n है, जो कि फैंटास्टिकली फास्ट है। तो डिफरेंस कहाँ है? मेन डिफरेंस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में है। इटरेटिव वर्जन O of 1 स्पेस लेता है। ये बस कुछ वेरिएबल्स लो, हाई, मिड को एक वाइल लूप में अपडेट करता है। कोई एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल ओवरहेड नहीं होता। और रिकर्सिव? रिकर्सिव वर्जन O of log n स्पेस लेता है। हर रिकर्सिव कॉल के लिए एक नया स्टैक फ्रेम बनता है। तो अगर इटरेटिव बेहतर है तो टेक्स्ट बुक्स में रिकर्सिव वर्जन पढ़ाया ही क्यों जाता है? बेहतरीन सवाल। इसका जवाब पेडागोजी में है। रिकर्सिव बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये कोड एल्गोरिदम की थिंकिंग प्रोसेस को परफेक्टली मिरर करता है। अच्छा। 1. मिडिल एलिमेंट को देखो। 2. अगर वो हमारा एलिमेंट है,
ग्रेट। 3, अगर छोटा है तो लेफ्ट हाफ पर एग्जैक्टली यही प्रोसेस रिपीट करो। 4, अगर बड़ा है तो राइट हाफ पर। तो ये थिंकिंग प्रोसेस सिखाने का एक बहुत क्लीन तरीका है, भले ही प्रोडक्शन कोड के लिए इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब एग्जाम्पल्स के बाद एक स्टूडेंट को एग्जाम में या कोडिंग करते वक्त कब रिकर्जन चुनना चाहिए और कब सिंपल फॉर या व्हाइल लूप? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये एक ट्रेड ऑफ है एलिगेंस और एफिशिएंसी के बीच। रिकर्जन चुने जब प्रॉब्लम का नेचर ही इनहेरेंटली रिकर्सिव हो, जैसे ट्रीज पर ट्रैवर्सल, ग्राफ्स पर डेप्थ फर्स्ट सर्च या टावर ऑफ हैनोई। जहां इटरेटिव सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, या जब कोड की रीडेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और परफॉर्मेंस क्रिटिकल ना हो, और आपको पता हो कि रिकर्जन की डेप्थ ज्यादा नहीं होगी। और लूप्स का बेहतर है। आइटरेशन यानी लूप्स चुने जब परफॉर्मेंस और मेमोरी एफिशिएंसी आपकी टॉप प्रायोरिटी हो। आइटरेशन में फंक्शन कॉल का ओवरहेड नहीं होता और स्टैक ओवरफ्लो का रिस्क हो। बिल्कुल। और जब प्रॉब्लम नेचुरली लीनियर हो, जैसे एरे के एलिमेंट्स को सम करना, इन केसेस में रिकर्जन यूज करना ओवर इंजीनियरिंग जैसा है। बेसिकली द चॉइस इज अ ट्रेड ऑफ। हाँ, हर रिकर्सिव प्रोग्राम को इटरेटिव बनाया जा सकता है, कभी-कभी एक एक्सप्लिसिट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट्स। तो रिकर्शन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे सेल्फ सिमिलर टुकड़ों में तोड़ना। एग्जैक्टली। और कॉल स्टैक के जरिए ये समझना कि अंडर द वुड क्या हो रहा है, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। मुझे याद है पहली बार रिकर्जन यूज करते हुए मैं फैक्टोरियल फंक्शन का बेस केस भूल गई थी। मेरे कॉलेज लैब का पीसी फैन एक जेट इंजन की तरह घूमने लगा था प्रोग्राम क्रैश होने से पहले। द हार्ड वे। दैट्स हाउ आई लर्न्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेस केस। ये आपको बग्स फाइंड करने और एफिशिएंट कोड लिखने में मदद करता है। आज की इस चर्चा से हमारे लिसनर को रिकर्जन को समझने में काफी मदद मिलेगी। ये एग्जाम के लिए एक क्रूशियल टॉपिक है और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। ओके। हमने बात की कि पाइथन में टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। जरा सोचिए, ट्रैम्पोलिनिंग जैसी टेक्निक्स क्या है जिन्हें पाइथन डेवलपर्स इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रैम्पोलिनिंग। हाँ, ये रिकर्जन की दुनिया का एक और एडवांस्ड पर फैसिनेटिंग चैप्टर है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन कीजिए आप बीटेक का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके। आपको एक रोबोट बनाना है, एक वेब ऐप और कुछ डेटा एनालिसिस भी करना है। काफी कुछ है। हाँ, तो क्या आप हर स्क्रू, हर सेंसर, हर कोड की लाइन खुद लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्री बिल्ट कंपोनेंट्स, टूल किट्स और पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन में ये टूल किट्स कहलाती हैं लाइब्रेरीज। बिल्कुल। और आज हम पाइथन की इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये टॉपिक बीटेक सिलेबस में यूनिट 4 जैसा कुछ हो सकता है, पर ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। राइट। ये एक इफेक्टिव प्रोग्रामर बनने की फाउंडेशन है। हाँ। हम समझेंगे कि ये लाइब्रेरीज, पैकेजेस और मॉड्यूल्स क्या हैं, इन्हें अपने कोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पाइथन की अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या खजाना छिपा है, और यहाँ तक कि आप अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। मिशन ये है कि इस जरूरी टॉपिक को एग्जाम और रियल वर्ल्ड कोडिंग दोनों के लिए क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। एग्जैक्टली। चलिए, सबसे बड़े कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। लाइब्रेरी, पैकेज, मॉड्यूल, ये शब्द इंटरव्यूज में, वाइवा में, हर जगह इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें असल में फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पाइथन में कोड ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को दिखाता है। इसे एक पिरामिड की तरह समझते हैं। ओके। सबसे नीचे फाउंडेशन में है मॉड्यूल। कोई भी सिंगल पाइथन फाइल जैसे myfunctions.py एक मॉड्यूल है। हाँ, बेसिकली यस। ये आपकी टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर की तरह है जिसमें रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, मॉड्यूल एक सिंगल फाइल है, पर जब कोड बड़ा होता है कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स में, तो 10-15 फाइल्स हो जाती हैं। इन सबको मैनेज करने का, ग्रुप करने का पाइथन में क्या स्टैंडर्ड तरीका है? एग्जैक्टली, यहीं पर हायरार्की का अगला लेवल आता है, पैकेज। ओके, पैकेज। एक पैकेज मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है जो एक सिंगल डायरेक्टरी यानी फोल्डर में रखा होता है। ठीक है। लेकिन हर फोल्डर एक पैकेज नहीं होता। किसी डायरेक्टरी को पैकेज बनाने के लिए उसके अंदर एक स्पेशल जादुई फाइल होनी चाहिए, init.py। init.py, हाँ, ये मैंने देखा है बहुत सारे फोल्डर्स में। हाँ, ये फाइल खाली भी हो सकती है, पर इसका होना पाइथन को बताता है कि हे,
ट्रीट दिस फोल्डर एज अ सिंगल यूनिट, अ पैकेज। ये टेक्स्ट बुक की तरह है जिसमें कई चैप्टर्स यानी मॉड्यूल्स हैं। ये init.py वाली बात इंटरेस्टिंग है। तो ये सिर्फ एक मार्कर है या इसका कोई और काम भी है? ये सिर्फ एक मार्कर से कहीं ज्यादा है। ये पाइथन के डिजाइन की खूबसूरती दिखाता है। हाँ, इसका प्राइमरी काम पाइथन को ये बताना है कि ये फोल्डर एक पैकेज है, राइट। पर ये एक नॉर्मल पाइथन फाइल भी है। इसका मतलब है कि आप इसमें कोड लिख सकते हैं। ये कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब पैकेज पहली बार इंपोर्ट होता है। अच्छा। तो आप इसे पैकेज लेवल कॉन्फ़िगरेशंस सेट करने के लिए या कुछ इनिशियल सेटअप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल फीचर है। ओके, तो हायरार्की समझ आ गई। मॉड्यूल जो कि एक फाइल है, फिर पैकेज जो कि एक फोल्डर है विद init.py, तो फिर लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी बेसिकली एक कॉमन टर्म है। इसकी कोई ऑफिशियल पाइथन डेफिनेशन नहीं है। अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। अच्छा। ये पूरी कॉलेज लाइब्रेरी की तरह है, जहां अलग-अलग सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स मतलब पैकेजेस होती हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैंडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिब ये सब लाइब्रेरीज हैं। गॉट इट। तो अब जब हमने ये स्ट्रक्चर समझ लिया है, अगला सवाल ये है कि इस लाइब्रेरी से कोई किताब या किताब से कोई चैप्टर अपने कोड तक लाएं कैसे? मैंने देखा है कि लोग इंपोर्ट कई अलग-अलग तरीकों से लिखते हैं। हाँ, import math, from math import, import dot as dot। हाँ, तो इनके परफॉर्मेंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या कोई फर्क है? स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा तरीका बेस्ट है? ये import सिस्टम पाइथन का दिल है, और ये कोई जादू नहीं, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। ओके। जब आप लिखते हैं import math, तो पाइथन सबसे पहले sys.modules नाम के एक कैश में देखता है। sys.modules? हाँ, ये एक डिक्शनरी है जिसमें वो सभी मॉड्यूल्स होते हैं जो पहले ही इंपोर्ट हो चुके हैं। ये वैसा ही है जैसे आप देखें कि किताब आपके डेस्क पर पहले से पड़ी है या नहीं। अगर है तो वहीं से उठा लो। और अगर किताब डेस्क पर नहीं है तो वो लाइब्रेरी में कहाँ ढूंढेगा? अगर मॉड्यूल कैश में नहीं मिलता तो पाइथन sys.path में दी गई डायरेक्टरीज की लिस्ट में उसे एक-एक करके ढूंढना शुरू करता है। sys.path, राइट? syspath में आपकी करंट स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी, पाइथन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी और पाइथन पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में दी गई लोकेशंस होती हैं। एक बार मॉड्यूल मिल जाए तो पाइथन उसे लोड और इनिशियलाइज करता है और फिर sys.modules कैश में डाल देता है ताकि अगली बार उसे दोबारा ना ढूंढना पड़े। वाओ, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस है। यस। अब उन तरीकों पर आते हैं। हाँ, वो 3 तरीके। पहला और सबसे रेकमेंडेड तरीका है import math। सिंपल। ये पूरे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है। इसके फंक्शंस इस्तेमाल करने के लिए आपको math.sqrt या math.py लिखना होगा। ये सबसे सेफ तरीका है क्योंकि इससे नेम कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। अच्छा, क्योंकि हर फंक्शन अपने नेम स्पेस के साथ आता है। एग्जैक्टली। math. के प्रीफिक्स के साथ सुरक्षित लाता है। दूसरा, जो कोड को छोटा करने के लिए बहुत पॉपुलर है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt पाई। सही। ये मैथ मॉड्यूल से सिर्फ sqrt फंक्शन और पाई कांस्टेंट को आपके करंट नेम स्पेस में लाता है। अब आप इन्हें सीधे sqrt होल और पाई की तरह यूज कर सकते हैं। कोड छोटा और रीडेबल लगता है। पर इसमें एक खतरा है। मान लीजिए आपने अपने कोड में पाई इज इक्वल टू 3.14159 लिखा है और बाद में फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई कर लिया। ओह, तो आपका वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा। एग्जैक्टली। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये साइलेंट बग्स का कारण बन सकता है। और तीसरा, जो बीटेक प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा दिखता है, इंपोर्ट पैंडाज एज pd, एलिजिंग। बिल्कुल। हम मॉड्यूल को एक छोटा कन्वीनियंट नाम दे देते हैं ताकि बार बार पैंडाज या नंपाई ना लिखना पड़े। ये रीडेबिलिटी और कन्वीनियंस के बीच एक शानदार बैलेंस है। हाँ, pd और nb तो सब इस्तेमाल करते हैं, ये तो कम्युनिटी कन्वेंशन बन गया है। हाँ, और इन कन्वेंशंस को फॉलो करना गुड प्रैक्टिस है। ये कोड को प्रिडिक्टेबल बनाता है। पाइथन की एक खासियत जिसकी हमेशा तारीफ होती है, वो है इसकी बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी। मतलब पाइथन इंस्टॉल करते ही आपको बहुत सारे टूल्स और फंक्शंस मुफ्त में मिलते हैं, बिना पिप इंस्टॉल किए। एग्जैक्टली। और ये 2 रूपों में आते हैं। पहले हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ओके। ये वो फंक्शंस हैं जो पाइथन के कोर का हिस्सा हैं। ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे प्रिंट फंक्शन, लेन फंक्शन, टाइप फंक्शन। हाँ, इनपुट, इंट, रेंज, ये पाइथन के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये वो औजार हैं जो आपके टूल बेल्ट में हमेशा लगे रहते हैं। और दूसरा रूप है द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो कि एक बहुत बड़ा खजाना है। हाँ, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का एक विशाल कलेक्शन है जो पाइथन के साथ ही आता है। आपको बस इन्हें इंपोर्ट करना होता है। इसमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग से लेकर नेटवर्किंग, फाइल आईओ,
मल्टी थ्रेडिंग तक हर कॉमन टास्क के लिए सॉल्यूशंस मौजूद हैं। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए इसमें कुछ जेम्स छिपे होंगे, है ना? बिल्कुल। जैसे कि मैथ मॉड्यूल। इसके बिना तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का काम ही नहीं चल सकता। पर स्क्वायर रूट और पाई के अलावा इसमें और क्या है जो प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है? बहुत कुछ। मान लीजिए आप एक सिंपल गेम बना रहे हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन सिमुलेट करना है। आपको एंगल्स के साथ काम करना होगा। math.sin, math.cos, math.tan और उनके इनवर्स फंक्शंस जैसे math.8 यहाँ बहुत काम आते हैं। अच्छा। या आपको कॉम्बिनेटोरिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो math.factorial या math.comb सीधे अवेलेबल हैं। और रैंडम मॉड्यूल, मुझे लगता है लोग इसे सिर्फ random.handint के लिए जानते हैं। जबकि उसकी असली पावर कहीं और है। आप एक MCQ क्विज ऐप बना रहे हैं, आपको ऑप्शंस को हर बार शफल करना है। random.shuffle आपका काम कर देगा। ओह नाइस। आपको लिस्ट में से कोई एक रैंडम विनर चुनना है, random.choice है। आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए डेटा पॉइंट्स चुनने, random.sample है। ये सिमुलेशंस और गेम डेवलपमेंट की जान है। और एक मॉड्यूल जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स। लोग सीधे नम्पी या पैंडास पर जंप कर जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल कब यूज करना चाहिए? एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, numpy और pandas पावरफुल हैं, पर वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं। उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। राइट। मान लीजिए आपको एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखनी है जो एक टेक्स्ट फाइल से नंबर्स पढ़कर उनका मीन, मीडियन और मोड निकाले। इसके लिए पूरी pandas लाइब्रेरी इंस्टॉल करना ओवरकिल है। सही बात है। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा है, लाइट वेट है और ये बेसिक काम परफेक्टली करता है। statistics.mean, statistics.median, statistics.mode ये सब आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं। ओके। दूसरों की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना तो बढ़िया है, पर एक पॉइंट आता है जब हम अपना रीयूजेबल कोड बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ हेल्पर फंक्शंस हैं जो मैं अपने हर कॉलेज प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती हूँ। मैं उन्हें बार बार कॉपी पेस्ट करके थक गई हूँ। अपना खुद का टूल किट, अपना पैकेज कैसे बनाऊं? What's fascinating here is अपना पैकेज बनाना सरप्राइजिंगली आसान है अगर आप स्ट्रक्चर सही रखें। ओके। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले एक मेन प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं। उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएं जो आपके पैकेज का नाम होगा। मान लीजिए माय कॉलेज टूल्स। और फिर उस माई कॉलेज टूल्स फोल्डर के अंदर init.py फाइल बनानी होगी। प्रिसाइजली इस माय कॉलेज टूल्स फोल्डर के अंदर एक खाली फाइल बनाएं जिसका नाम हो init.py। ये पाइथन को बताता है कि माय कॉलेज टूल्स एक पैकेज है, सिर्फ एक नॉर्मल फोल्डर नहीं। ठीक है। अब आप अपने सारे मॉड्यूल फाइल्स जैसे datacleaner.py या reportgenerator.py इसी माय कॉलेज टूल्स फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सिंपल है, पर इसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे हर बार इस फोल्डर को अपने नए प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या मुझे sys.path को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा? ये सब थोड़ा मेसी लगता है। ये अगला लॉजिकल स्टेप है और यहीं पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस शुरू होती हैं। कॉपी पेस्ट करना एक बुरा आइडिया है। हाँ बिल्कुल। अगर आप ओरिजिनल कोड में कोई बग फिक्स करते हैं तो आपको उसे हर जगह मैन्युअली अपडेट करना होगा। इसका सही तरीका है अपने पैकेज को इंस्टॉलेबल बनाना। इंस्टॉलेबल? हाँ, इसके लिए आप पैकेज फोल्डर के बाहर रूट डायरेक्टरी में setup.py नाम की एक फाइल बनाते हैं। उसमें आप पैकेज के बारे में मेटा डेटा देते हैं जैसे नाम, वर्जन एटसेट्रा। ओके। फिर आप कमांड लाइन में जाकर उस डायरेक्टरी से सिर्फ एक कमांड चलाते हैं, pip install dot। pip install dot। हाँ, pip install dot। ये आपके पैकेज को आपकी पाइथन एनवायरनमेंट में वैसे ही इंस्टॉल कर देगा जैसे आप pip install pandas करते हैं। वाह, तो pip install dot से मेरा अपना बनाया हुआ पैकेज भी इंस्टॉल हो सकता है और फिर मैं उसे किसी भी स्क्रिप्ट से import my college tools करके यूज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। और ये रीयूजेबिलिटी की असली पावर है। आप एक बार मेहनत करते हैं और फिर इसे सालों तक इस्तेमाल करते हैं और चाहे तो पाई पर पब्लिश करके पूरी दुनिया के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये सब बहुत पावरफुल है, पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, फाइल्स एक दूसरे को इंपोर्ट करने लगती हैं और मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सुना है, सर्कुलर इंपोर्ट्स। ये एक आर्किटेक्चर किलर जैसा लगता है। ये असल में है क्या? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर ग्रोइंग प्रोजेक्ट को जूझना पड़ता है। सर्कुलर इंपोर्ट तब होता है जब मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी को इंपोर्ट करता है और मॉड्यूल बी वापस मॉड्यूल ए को इंपोर्ट कर लेता है। एग्जैक्टली। एक दूसरे पर निर्भरता का एक डेडलॉक बन जाता है। मैं एक एग्जाम्पल सोचती हूँ। मान लीजिए दो फाइल्स हैं, teacher.py और student.py। teacher.py को स्टूडेंट क्लास चाहिए, तो वो student.py को इंपोर्ट करेगा। करेक्ट।
पर student.py को टीचर क्लास चाहिए ताकि हर स्टूडेंट को उसका टीचर असाइन हो सके, तो वो teacher.py को इंपोर्ट करेगा। ये तो लूप बन गया। इससे होता क्या है, एरर कैसा दिखता है? आपका उदाहरण परफेक्ट है। इससे पाइथन कंफ्यूज हो जाता है और ज्यादातर इंपोर्ट एरर या एट्रीब्यूट एरर देता है। एट्रीब्यूट एरर, हाँ। होता यह है कि जब पाइथन teacher.py को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो वो student.py को इंपोर्ट करने जाता है। अब student.py का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, जो वापस teacher.py से टीचर क्लास इंपोर्ट करने की कोशिश करता है। ओके। पाइथन देखता है कि teacher.py तो sys.modules में है, पर वो अभी पार्शियली इनिशियलाइज्ड है। उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है। टीचर क्लास अभी तक डिफाइन ही नहीं हुई है। द student.py को वो क्लास मिलती नहीं है। एग्जैक्टली, और एरर आ जाता है। मैं बताती हूँ, मेरे एक दोस्त के प्रोजेक्ट में यही हुआ था। 2 दिन तक हम एक मिस्टीरियस एट्रीब्यूट एरर ढूंढते रहे और आखिर में पता चला कि 2 मॉड्यूल्स एक दूसरे को इंपोर्ट कर रहे थे। इट वाज अ नाइटमेयर। तो इस आर्किटेक्चर किलर से बचने के क्या तरीके हैं? ये एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली और सबसे आसान क्विक फिक्स है लोकल इंपोर्ट। लोकल इंपोर्ट। मॉड्यूल को फाइल के टॉप पर इंपोर्ट करने के बजाय उसे फंक्शन के अंदर इंपोर्ट करें जहां उसकी जरूरत है। अच्छा। इससे इंपोर्ट साइकिल टूट जाता है, क्योंकि इंपोर्ट तभी होता है जब फंक्शन कॉल होता है, ना कि मॉड्यूल लोडिंग के टाइम। पर क्या ये गुड प्रैक्टिस है या ये एक हैकी सॉल्यूशन माना जाता है? ये एक वैलिड टेक्निक है, पर अक्सर ये एक डीपर डिजाइन प्रॉब्लम का सिम्टम होता है। ये फर्स्ट एड की तरह है। एक और क्विक फिक्स है इंपोर्ट द होल मॉड्यूल। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट समथिंग की जगह इंपोर्ट मॉड्यूल। हाँ, फ्रॉम टीचर इंपोर्ट टीचर की जगह इंपोर्ट टीचर का इस्तेमाल करें और फिर teacher.teacher से क्लास को एक्सेस करें। इससे नेम रेजोल्यूशन बाद में होता है और इनिशियल लोडिंग के वक्त एरर से बचा जा सकता है। ये तो हुए क्विक फिक्सेस। लॉन्ग टर्म सही सॉल्यूशन क्या है? रिफैक्टर योर कोड। ये सबसे सही तरीका है और अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन की निशानी है। अगर 2 मॉड्यूल्स एक दूसरे पर इतना डिपेंड करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या इनका कॉमन कोड किसी तीसरे मॉड्यूल में होना चाहिए? अच्छा। आपके टीचर स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में शायद एक तीसरा मॉड्यूल schoolmodels.py होना चाहिए, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों क्लासेस हों, राइट। ताकि डिपेंडेंसी वन वे रहे। एग्जैक्टली। या शायद डिपेंडेंसी को ही रिवर्स कर दिया जाए। ये कोड को रीडिजाइन करने का मौका होता है ताकि वो ज्यादा मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बने। तो आज हमने पाइथन लाइब्रेरीज की पूरी एनाटॉमी समझी। मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी का फर्क, इंपोर्ट के पीछे का साइंस और sys.py की कहानी, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बैटरीज इंक्लूडेड शक्ति, अपना इंस्टॉलेबल पैकेज बनाने का तरीका और सबसे जरूरी सर्कुलर इंपोर्ट्स के जाल से कैसे बचना है और अपने कोड आर्किटेक्चर को कैसे सुधारना है। बिल्कुल। अगर मैं इसको कनेक्ट करें टू द बिगर पिक्चर, हमने देखा कि पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेम स्पेसेस और मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कैसे करता है। ये सब लोकल मशीन पर तो ठीक है, पर अब सोचने वाली बात यह है कि जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें सिर्फ आपका पैकेज नहीं बल्कि दर्जनों थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, पैंडास, जैंगो, रिक्वेस्ट्स, और हर पैकेज का अपना स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है। राइट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। तब पिप और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जैसे टूल्स इन कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज को कैसे मैनेज करते हैं ताकि डिपेंडेंसी हेल जैसी स्थिति ना बने। ये पैकेज मैनेजमेंट की एक बिल्कुल अलग और फैसिनेटिंग दुनिया है जो हर प्रोफेशनल डेवलपर के लिए समझना जरूरी है। ओके, बीटेक फोक्स, लेट्स अनपैक दिस। कभी ऐसा हुआ है कि आपने घंटों कोड लिखा, प्रोग्राम चलाया, मस्त आउटपुट आया और जैसे ही आपने टर्मिनल बंद किया सब गायब, सारा डेटा हवा में। ये परमानेंट स्टोरेज का चक्कर क्या है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फाइल हैंडलिंग। जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, डेटा रैम में रहता है, जो कि वॉलेटाइल है। मतलब बिजली गई तो डेटा गया। अच्छा। फाइल हैंडलिंग का मतलब है डेटा को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज यानी आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी पर परमानेंटली सेव करना। इसे कहते हैं डेटा परसिस्टेंस। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ डेटा बचाने के लिए नहीं है, ये आपके एग्जाम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हम 3 मेन फाइल टाइप्स पे फोकस करेंगे। टेक्स्ट फाइल्स जो हम इंसानों के पढ़ने के लिए हैं, बाइनरी फाइल्स जो सीधे मशीन से बात करने के लिए हैं, और CSV फाइल्स जो स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे स्प्रेडशीट्स के लिए बनी है। हमारा मिशन बीटेक एग्जाम्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये फाइल्स हैं कितने टाइप की? मोटे तौर पर 2, टेक्स्ट और बाइनरी।
अब टेक्स्ट फाइल्स तो समझ आती हैं, .txt फाइल्स, हमारा पाइथन कोड, सब ह्यूमन रीडेबल है। तो फिर हम बाइनरी फाइल्स यूज ही क्यों करें? व्हाट्स द रियल ट्रेड ऑफ हियर? क्या स्पीड का फायदा रीडेबिलिटी के नुकसान से ज्यादा है? बेहतरीन सवाल है। ट्रेड ऑफ ही इसका की कॉन्सेप्ट है। टेक्स्ट फाइल्स कैरेक्टर्स से बनी होती हैं। पाइथन हर बाइट को एक कैरेक्टर की तरह इंटरप्रेट करता है, उसे एनकोड डीकोड करता है। ये सिंपल टेक्स्ट के लिए परफेक्ट है, लेकिन सोचिए आप एक हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोसेस कर रहे हैं। टेक्स्ट मोड में पाइथन हर बाइट को कैरेक्टर समझने की कोशिश करेगा, जो कि स्लो और पॉइंटलेस है। मतलब वो इमेज डेटा को ABC की तरह देखने की कोशिश करेगा, जो वो है ही नहीं। एग्जैक्टली। बाइनरी मोड में पाइथन कहता है मुझे इनकोडिंग की परवाह नहीं, मैं बस रॉ बाइट्स को जैसा वो मेमोरी में है वैसा ही डिस्क पर कॉपी कर दूंगा। कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई ओवरहेड नहीं। दिस इज ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर। ये मिनट्स और सेकंड्स का अंतर ला सकता है। तो ट्रेड ऑफ है, ह्यूमन रीडेबिलिटी चाहिए तो टेक्स्ट, रॉ स्पीड और एफिशिएंसी चाहिए तो बाइनरी। गॉट इट। स्पीड वर्सेस सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो फाइल से काम कैसे करवाएं? मैंने सुना है 3 स्टेप प्रोसेस है। ओपन करो, प्रोसेस करो, क्लोज करो। पहला स्टेप ओपन फंक्शन। ये फाइल का ताला खोलने जैसा है। 2 चीजें चाहिए, फाइल का पाथ और मोड। करेक्ट। मोड बताता है कि आप फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। R होता है रीड के लिए, जो डिफॉल्ट मोड है। W है राइट के लिए, और A है अपेंड के लिए, जो फाइल के एंड में डेटा जोड़ता है। वो वेट अ सेकंड, आपने कहा W मोड लिखने के लिए है। मैंने पढ़ा है कि अगर फाइल पहले से मौजूद है तो W मोड उसे पूरा खाली कर देता है। दैट साउंड्स इनक्रेडिबली डेंजरस। मतलब अगर गलती से मैंने किसी इंपॉर्टेंट फाइल का नाम दे दिया तो सारा डेटा गया। बिल्कुल, और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। W मोड डिस्ट्रक्टिव है। वो पहले फाइल को ट्रंकेट करता है, यानी खाली करता है, और फिर लिखना शुरू करता है। अगर फाइल नहीं है तो वो नहीं बना देगा। इसीलिए A यानी अपेंड मोड ज्यादा सेफ है अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा को बचाना चाहते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था। और फाइल को क्लोज करना इतना जरूरी क्यों है? मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। इसे भूलना महंगा पड़ सकता है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है रिसोर्स लीक। इसे ऐसे समझें कि आप एक बफे में हैं। आप प्लेटें उठाते जा रहे हैं पर उन्हें वापस नहीं रख रहे। इवेंचुअली अ स्टाफ मेंबर विल स्टॉप यू बिकॉज देयर आर नो क्लीन प्लेट्स लेफ्ट। हाँ, वो ग्रेट एनालॉजी। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को लिमिटेड संख्या में फाइल डिस्क्रिप्टर्स देता है। हर खुली फाइल एक डिस्क्रिप्टर लेती है। अगर आप फाइल्स क्लोज नहीं करते तो आपके प्रोग्राम के सारे डिस्क्रिप्टर्स खत्म हो जाएंगे और वो और फाइल्स नहीं खोल पाएगा। वाओ। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है बफरिंग। पाइथन परफॉर्मेंस के लिए डेटा को तुरंत डिस्क पर नहीं लिखता। वो उसे एक टेम्पररी बफर में रखता है, और जब बफर भर जाता है तो एक साथ डिस्क पर राइट करता है। क्लोज RU मेथड कॉल करने पर पाइथन ये गारंटी करता है कि बफर का सारा पेंडिंग डेटा डिस्क पर राइट हो जाए। बिना क्लोज RU किए प्रोग्राम एंड हो गया तो लास्ट बफर का डेटा लॉस हो सकता है। Here's where it gets really interesting. मैंने सुना है इसका एक मॉडर्न और सेफर तरीका विद वेयर स्टेटमेंट। यस, विथ ओपन एज F। इसे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहते हैं। So it's basically try finally block का एक elegant shortcut. You're guaranteed that the cleanup, the close method, will be called no matter what. चाहे with block के अंदर कोई error ही क्यों ना आ जाए, Python फाइल को gracefully close कर देगा। ये रिसोर्स लीक्स और डेटा लॉस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। गुड कोडिंग प्रैक्टिस और एग्जाम्स दोनों के लिए एसेंशियल। अब आते हैं असली काम पे। टेक्स्ट फाइल से डेटा पढ़ें कैसे? इसके लिए 3 मेन मेथड्स हैं। रीड, जो पूरी फाइल को एक सिंगल स्ट्रिंग में पढ़ लेता है। ये छोटी फाइल्स के लिए ठीक है, पर सोचिए अगर 1 GB की लॉग फाइल है तो रीड आपकी सारी रैम खा जाएगा। सही बात है। दूसरा है रीड लाइन, ये एक बार में सिर्फ 1 लाइन पढ़ता है। और तीसरा रीड लाइंस, जो सारी लाइंस को स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट में पढ़ता है, पर यह भी बड़ी फाइल्स के लिए रिस्की हो सकता है। तो सबसे सेफ तरीका है फाइल पर लूप करना, राइट? फॉर लाइन इन फाइल। एग्जैक्टली। फाइल ऑब्जेक्ट पर सीधे लूप करना मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि वो एक बार में एक ही लाइन मेमोरी में लाता है। लिखने के लिए हमारे पास राइट फंक्शन और राइट लाइन्स फंक्शंस हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो एग्जाम्स में याद रखनी है,
राइट लाइन्स खुद से न्यू लाइन कैरेक्टर /n नहीं जोड़ता, वो आपको स्ट्रिंग में ही देना होगा। आपने बफर वाली बात की थी, फ्लश फंक्शन का क्या रोल है? ये क्लोज से अलग कैसे? अच्छा सवाल है। क्लोज बफर को फ्लश करता है और फाइल को बंद ही कर देता है। फ्लश सिर्फ बफर को डिस्क पर फोर्स राइट करता है, फाइल को खुला रखता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है रियल टाइम लॉगिंग। सोचिए एक फ्लाइट रिकॉर्डर। आप चाहते हैं कि हर इवेंट की जानकारी तुरंत सेव हो जाए, क्रैश होने का इंतजार ना करना पड़े। बिल्कुल। वैसे ही अगर आप प्रोग्राम के स्टेप्स लॉग कर रहे हैं और चाहते हैं कि क्रैश होने की स्थिति में भी लास्ट लॉग एंट्री सेव्ड रहे, तो आप हर राइट के बाद फ्लश कॉल कर सकते हैं। स्मार्ट। और एक और कॉमन प्रॉब्लम, फाइल से रीड करते वक्त हर लाइन के एंड में NN आ जाता है। इस एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को कैसे हटाएं? इसके लिए पाइथन के स्ट्रिंग मेथड्स बहुत काम आते हैं। स्ट्रिप स्ट्रिंग के दोनों तरफ से वाइट स्पेस हटाता है, पर हमें सिर्फ एंड का n हटाना है, शुरू का नहीं। इसके लिए rstrip परफेक्ट है, जो सिर्फ ट्रेलिंग यानी राइट साइड का वाइट स्पेस हटाता है। इंटरेस्टिंग। तो सीक और टेल हमें फाइल पर फाइन ग्रेन कंट्रोल देते हैं, पर आमतौर पे एवरीडे कोडिंग में हम इतना लो लेवल कंट्रोल नहीं लेते। हम तो बस प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। क्या प्रिंट भी बैकग्राउंड में किसी फाइल पर राइट कर रहा है? What's fascinating here is yes, it is. ये सब स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के थ्रू होता है, जो sys मॉड्यूल में है। sys.standard input, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कीबोर्ड है, sys.standard output, जो आपकी स्क्रीन या टर्मिनल है। प्रिंट फंक्शन यहीं पर लिखता है। और एक तीसरा है sys.standard error के लिए। तो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड अलग-अलग क्यों है? एरर भी तो स्क्रीन पर ही दिखता है। इसका फायदा कमांड लाइन में दिखता है। आप प्रोग्राम के नॉर्मल आउटपुट को एक फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे python myscriptpy output.txt। इससे सारा प्रिंट का आउटपुट फाइल में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो वो स्टेडर पर जाएगा और आपको स्क्रीन पर फिर भी दिखेगा। ये डीबगिंग के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट फाइल में जाता रहता है और एरर्स आपको तुरंत दिख जाते हैं। अब बाइनरी फाइल्स की दुनिया में चलते हैं। इसमें लिस्ट, डिक्शनरी जैसे पाइथन ऑब्जेक्ट्स को कैसे स्टोर करें? टेक्स्ट में तो सब स्ट्रिंग बन जाता है। इसके लिए है पिकल मॉड्यूल। ये प्रोसेस कहलाता है सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का सिंपल मतलब है पाइथन के लाइव ऑब्जेक्ट को एक फ्लैट फॉर्मेट जैसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, ताकि उसे स्टोर या ट्रांसमिट किया जा सके। pickle.dump ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में डंप करता है और pickle.load फाइल उसे वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में बदल देता है। That's powerful। पर क्या इसमें कोई कैच है? एक बहुत बड़ा कैच है, और ये सिक्योरिटी से जुड़ा है। पिकल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। कभी भी अनट्रस्टेड सोर्स से आई हुई पिकल्ड फाइल को अनपिकल ना करें, क्योंकि अनपिकलिंग आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट कर सकती है। इट्स अ ह्यूज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। ओह, मतलब कोई आपकी मशीन पर कब्जा कर सकता है? बिल्कुल। हमेशा सिर्फ उसी डेटा को अनपिकल करें जिस पर आप 100% ट्रस्ट करते हैं। वाओ, दैट्स अ क्रिटिकल पीस ऑफ एडवाइस। ओके, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। मान लीजिए एक फाइल में मल्टीपल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पिकल्ड हैं। किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। सिंपल तरीका है कि सारे रिकॉर्ड्स को मेमोरी में एक लिस्ट में पढ़ें, लिस्ट में उस रिकॉर्ड को ढूंढकर बदलाव करें और फिर पूरी लिस्ट को फाइल में W मोड में ओवरराइट कर दें। ये छोटी फाइल्स के लिए ठीक है, पर अगर फाइल 1 GB की है तो ये बहुत इनएफिशिएंट होगा। हाँ, पूरी फाइल को मेमोरी में लोड करना तो ठीक नहीं है। तो एफिशिएंट तरीका क्या है? एफिशिएंट तरीके के लिए फाइल को RB+ मोड में खोलें। सर्च करते समय हर रिकॉर्ड को रीड करने से पहले टेल से उसकी स्टार्टिंग पोजीशन सेव कर लें। जब रिकॉर्ड मिल जाए तो मेमोरी में उसे अपडेट करें, फिर सीक से उस सेव्ड पोजीशन पर वापस जाएं और pickle.dump से उसे ओवरराइट कर दें। सुनने में तो ये जीनियस लग रहा है। इसमें कोई लिमिटेशन है? हाँ, और ये बहुत जरूरी लिमिटेशन है। ये तरीका तभी सेफ है जब नया अपडेटेड ऑब्जेक्ट का साइज पुराने ऑब्जेक्ट के बराबर या उससे कम हो। अगर नया ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो अगले रिकॉर्ड पर ओवरराइट हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन प्लेस अपडेट्स ट्रिकी होते हैं। गॉट इट। अब फाइनल कैटेगरी पर आते हैं। स्प्रेडशीट्स और डेटाबेसेस से डेटा अक्सर CSV फॉर्मेट में आता है। मैनुअली कॉमा से स्प्लिट करना और कोड्स हैंडल करना तो सिरदर्द है। इसीलिए पाइथन हमें CSV मॉड्यूल देता है। ये डिलिमिटर्स और क्वोटिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है।
रीडिंग के लिए csv.reader है जो हर रो को स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट के रूप में देता है। पर हेडर्स वाली फाइल में इंडेक्स जैसे रो 0 फॉर नेम, रो 1 फॉर एज से डेटा एक्सेस करना कंफ्यूजिंग और एरर प्रोन हो सकता है। कल को कॉलम आगे पीछे हो गए तो पूरा कोड टूट जाएगा। एब्सोल्युटली। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं csv.dictReader और csv.dictWriter। dictReader हर रो को एक डिक्शनरी की तरह पढ़ता है जहां कीज फाइल की पहली रो यानी हेडर से आती हैं। तो आप रो:*नेम या रो:*एज जैसे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये कोड को मच क्लीनर एंड रीडेबल बनाता है। लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स की एक CSV फाइल है जिसमें नेम, रोल नंबर, मार्क्स हैं। हमें हर स्टूडेंट के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करके एक नई CSV फाइल बनानी है जिसमें परसेंटेज कॉलम भी हो। परफेक्ट एग्जाम्पल। हम dictReader से सोर्स फाइल को ओपन करेंगे और उस पर लूप चलाएंगे। हर रो एक डिक्शनरी होगी। हम मार्क्स इज इक्वल टू इंट रो के मार्क्स करके मार्क्स निकालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और फिर रो परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज करके डिक्शनरी को अपडेट कर देंगे। और फिर इस अपडेटेड डेटा को लिखने के लिए हम डेस्टिनेशन फाइल को dictWriter के साथ ओपन करेंगे। पहले हेडर्स इंक्लूडिंग परसेंटेज डिफाइन करेंगे, writer.writeHeader से हेडर रो लिखेंगे और फिर लूप के अंदर हर अपडेटेड डिक्शनरी को writer.writeRow से लिख देंगे। सिंपल, रीडेबल और रोबस्ट। So what's the one key takeaway for exams regarding CSVs? जब भी CSV मॉड्यूल के लिए फाइल ओपन करें, ओपन filename.csv, w, न्यू लाइन का इस्तेमाल करें। न्यू लाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो विंडोज़ पर csv.writer रोज़ के बीच में एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस ऐड कर सकता है। ये एग्जाम में मार्क्स कटवा सकता है। So what does this all mean? हमने फाइल हैंडलिंग की पूरी जर्नी देखी। डेटा परसिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, टेक्स्ट और बाइनरी के बीच का ट्रेड ऑफ और तीनों तरह की फाइल्स को हैंडल करने के प्रैक्टिकल तरीके। की टेकअवेज: फाइल को हमेशा विद स्टेटमेंट से ओपन क्लोज करें। कॉम्प्लेक्स पाइथन ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए पिकल का इस्तेमाल करें, लेकिन सिक्योरिटी वार्निंग याद रखें। और टैब्यूलर डेटा के लिए CSV मॉड्यूल, खासकर dictReader और dictWriter, आपकी लाइफ आसान बना देगा। और अब लिसनर के लिए एक फाइनल थॉट। हमने बात की कि फ्लश फंक्शन डेटा को पाइथन के बफर से OS के बफर में भेजता है, पर यह गारंटी नहीं है कि डेटा फिजिकल डिस्क पर राइट हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी बफरिंग करता है। फिजिकल डिस्क पर डेटा राइट हुआ है ये गारंटी करने के लिए os.fsync जैसे लो लेवल कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है जो डेटाबेस यूज़ करते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि आपके कोड के file.write और फिजिकल हार्ड ड्राइव के बीच सेविंग की कितनी लेयर्स होती हैं। फॉर दोज हु वांट टू गो डीपर, दिस इज योर नेक्स्ट स्टॉप। नमस्ते। बीटेक फर्स्ट ईयर वॉरियर्स के लिए पाइथन में एरर हैंडलिंग एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। मतलब एग्जाम्स के लिए भी और रियल वर्ल्ड कोडिंग के लिए भी। बिल्कुल, ये एक सुपर पावर की तरह है। तो आज का अपना मकसद बिल्कुल साफ है। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, जैसे कि कोड में गलतियां कितने टाइप की होती हैं, उन्हें ट्राई एक्सेप्ट से कैसे संभालना है, और एल्स, फाइनली, रेज जैसे कीवर्ड्स का आखिर काम क्या है। बेसिकली हम अपने कोड के लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे हैं। तो चलिए इसकी गहरी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। ओके, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पाइथन में दो तरह के मेजर गलतियां होती हैं। एक है सिंटैक्स एरर और दूसरा है एक्सेप्शन। सुनने में ये काफी एक जैसे लगते हैं, तो इनमें आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि यही फाउंडेशन है। राइट। इसे एक कुकिंग एनालॉजी से सोचिए। मान लीजिए आप एक केक की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। ओके। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि रेसिपी में ही कोई प्रिंट मिस्टेक है। जैसे लिखा है ऐड 2 शुगर, लेकिन कप्स या स्पून्स लिखना भूल गए। अच्छा। या स्टेप्स का ऑर्डर ही गलत है। ऐसे में शेफ यानी हमारा पाइथन इंटरप्रेटर वो कुकिंग शुरू ही नहीं कर पाएगा। पहले ही मना कर देगा। हाँ, वो पहले ही बोल देगा कि भाई रेसिपी गलत है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, तो सिंटैक्स एरर का मतलब है कि कोड रन होने से पहले ही फेल हो गया क्योंकि उसकी ग्रामर ही गलत है। एग्जैक्टली। जैसे C++ या जावा में कंपाइलेशन एरर होता है, कुछ उस तरह का। बिल्कुल वही। टेक्निकल टर्म्स में इसे पार्सिंग एरर कहते हैं। इंटरप्रेटर कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी भाषा और स्ट्रक्चर को चेक करता है। जैसे सोर्सेज में एग्जाम्पल दिया है, while true print hello world।
अब इसमें कोलन यानी डॉट मिसिंग है। राइट। पाइथन इसे देखते ही सिंटैक्स एरर दे देगा और प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। और सबसे जरूरी बात जो स्टूडेंट्स को याद रखनी है। क्या आप इस गलती को ट्राई एक्सेप्ट से पकड़ ही नहीं सकते? ओ क्यों? क्योंकि कोड रन होने की स्टेज तक पहुंचा ही नहीं। ओके, पॉइंट नोटेड। तो फिर एक्सेप्शंस क्या है? मतलब रेसिपी तो ठीक है, पर फिर भी केक जल गया। एग्जैक्टली। एक्सेप्शन का मतलब है रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, पर कुकिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे आपने केक ओवन में रखा और लाइट चली गई, या आप दूध उबाल रहे थे और वो उबल कर बाहर आ गया। हाँ हाँ। ये रन टाइम एरर्स हैं। कोड की ग्रामर ठीक है, लेकिन जब वो चला तो कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा गया जो इम्पॉसिबल है। जैसे 10-0। क्लासिक एग्जाम्पल। मैथ्स में ये पॉसिबल नहीं है, तो पाइथन एक जीरो डिवीजन एरर नाम का एक्सेप्शन थ्रो करता है। और अगर उसे हैंडल ना किया जाए तो? प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। बिल्कुल, वहीं का वहीं प्रोग्राम बंद। तो अगर कोड चलते चलते क्रैश हो सकता है, तो इसका मतलब तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यूजर्स का डेटा लॉस भी हो सकता है। इसे रोकने का कोई तरीका है? जी हाँ, और यहीं से एरर हैंडलिंग का असली खेल शुरू होता है। ओके। इसे रोकने के लिए हमारे पास है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ये आपके कोड का समझ लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा। आप रिस्क वाले कोड को ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। इसका मतलब आप पाइथन से कह रहे हैं ये काम करने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो घबराना मत। और एक्सेप्ट ब्लॉक उस आग को बुझाने का काम करता है? बिल्कुल। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी गलत होता है तो पाइथन उस ब्लॉक में आगे का कोड एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। ओके। और सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप कर जाता है। और वहां हम बताते हैं कि एरर आने पर करना क्या है। हाँ, जैसे यूजर को एक फ्रेंडली मैसेज दिखा दो, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, या एरर को लॉक करके प्रोग्राम को आगे चलाते रहो। इससे आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाता है। ये तो काफी यूजफुल है। लेकिन क्या हो अगर एक ही काम में कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? गुड क्वेश्चन। जैसे हो सकता है फाइल मिले ही ना, या फाइल मिल जाए पर उसके अंदर का डेटा गलत हो। क्या एक ही फायर एक्सटिंग्विशर हर तरह की आग बुझा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल फायर के लिए पानी यूज नहीं करते, वैसे ही कोड में अलग अलग एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं? आप एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉजेस लिख सकते हैं। ओके, मल्टीपल एक्सेप्ट। एक कॉमन सिनेरियो सोचिए। आप एक फंक्शन लिख रहे हैं जो एक स्टूडेंट के मार्क्स फाइल marks.txt से टोटल मार्क्स निकालता है। ठीक है। इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? सोचिए, पहला हो सकता है marks.txt फाइल ही ना हो। राइट। इसके लिए आप लिखेंगे एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड। ओके। दूसरा, फाइल मिल गई पर उसमें मार्क्स की जगह किसी ने ABC लिख दिया है। जब आप इंट ABC करने की कोशिश करेंगे तो आएगा वैल्यू एरर। हाँ। इसके लिए आप लिखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू एरर। और तीसरा मान लीजिए फाइल में लिखा है कि टोटल पॉसिबल मार्क्स 0 हैं और आप परसेंटेज निकालने के लिए उस 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा जीरो डिवीजन एरर। एग्जैक्टली। तो आप हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम अलग अलग आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं। इसमें एक्सेप्ट ब्लॉक्स का ऑर्डर मैटर करता है? हाँ, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे? अगर मैं सबसे ऊपर एक जनरल एक्सेप्शन लिख दूं तो? वही तो गड़बड़ है। एक्सेप्शन जो है वो सभी स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस का पेरेंट है, मतलब बेस क्लास है। अच्छा, अगर आपने सबसे पहले ही एक्सेप्शन लिख दिया तो वो हर तरह की आग को पकड़ लेगा, फाइल नॉट फाउंड को भी, वैल्यू एरर को भी। तो नीचे वाले ब्लॉक्स तक बात पहुंचेगी ही नहीं। कभी नहीं। उनकी बारी कभी आएगी ही नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए रूल ऑफ थंब है, ऑलवेज पुट स्पेसिफिक एक्सेप्शंस फर्स्ट एंड द मोर जनरल वंस लेटर। गॉट इट। स्पेसिफिक पहले, जनरल बाद में। ठीक है, तो एरर हैंडल हो गया, लेकिन उस कोड का क्या जो हमें सिर्फ तब चलाना है जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर ना आया हो? मतलब सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया। हाँ, इसी के लिए एल्स क्लॉज बनाया गया है। ये ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर का एक ऑप्शनल पार्ट है। ऑप्शनल, ओके। एल्स ब्लॉक तभी और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक बिना कोई एक्सेप्शन थ्रो किए पूरा हो जाए। अपनी कुकिंग एनालॉजी में हाँ, उसमें ये ऐसा है कि अगर केक अच्छे से बेक हो गया तभी उस पर फ्रॉस्टिंग लगाओ। सही बात है। अगर केक जल गया तो फ्रॉस्टिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल है, जो कोड एल्स में डालना है उसे ट्राई ब्लॉक के आखिर में ही क्यों नहीं डाल सकते? काम तो वही होगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस और कोड की क्लैरिटी का सवाल है। एक अच्छा प्रोग्रामर ट्राई ब्लॉक को जितना छोटा और फोकस रखता है उतना बेहतर है। क्यों? ट्राई ब्लॉक में सिर्फ वही कोड होना चाहिए जहां आपको एक्सेप्शन आने का डर है, जैसे फाइल ओपन करना।
अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई तो उसे रीड करने का, प्रोसेस करने का कोड एल्स ब्लॉक में डालना ज्यादा सही है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप गलती से उस कोड के एक्सेप्शंस को नहीं पकड़ते जिन्हें हैंडल करने का आपका इंटेंशन नहीं था। एल्स क्लॉज कोड को साफ साफ दो हिस्सों में बांट देता है। ये रिस्क वाला कोड है और ये सक्सेस वाला कोड है। ओह वाओ! तो एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ कोड को साफ रखने के लिए नहीं, बल्कि गलत एक्सेप्शंस को पकड़ने से बचने के लिए भी है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो एल्स तब चलता है जब सब सही हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें हमेशा करनी ही है, चाहे कोड सक्सेस हो या फेल, जैसे फाइल को क्लोज करना, उसके लिए क्या है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आई हैं। इसके लिए है फाइनली क्लॉज। फाइनली इसका एक ही मंत्र है, काम हो या ना हो, क्लीन अप हमेशा होगा। मतलब किचन तो साफ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फाइनली ब्लॉक में लिखा कोड हमेशा हर हाल में रन होता है। हर हाल में? मतलब अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आया जिसे एक्सेप्ट ने पकड़ लिया, तब भी? हाँ, 3 सिनारियो सोचिए। 1 सक्सेस, ट्राई चला, फिर एल्स चला और आखिर में फाइनली चला। ओके। 2 कॉट एक्सेप्शन, ट्राई फेल हुआ, एक्सेप्ट चला और उसके बाद भी फाइनली चला। और तीसरा अनकॉट एक्सेप्शन, ट्राई में एक ऐसा एरर आया जिसके लिए कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं था। अब प्रोग्राम क्रैश तो होगा, हाँ। लेकिन क्रैश होने से जस्ट पहले पाइथन फाइनली ब्लॉक को जरूर चलाएगा। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है रिसोर्सेज को रिलीज करना, जैसे फाइल को क्लोज करना, फाइल डॉट क्लोज, या डेटाबेस कनेक्शन बंद करना। फाइनली गारंटी करता है कि ये क्लीन अप एक्टिविटी हमेशा होगी। तो ये तो बहुत पावरफुल है। वैसे सोर्सेज में विद स्टेटमेंट का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, विद स्टेटमेंट क्लीनअप को और भी आसान बनाने का एक पाइथॉनिक तरीका है। पाइथॉनिक? हाँ, मतलब पाइथॉन कम्युनिटी में जो प्रैक्टिसेस अच्छी मानी जाती हैं। जब आप विद ओपन फाइल डॉट txt एज f लिखते हैं तो ये ट्राई फाइनली का एक शॉर्टकट है। जैसे ही विद ब्लॉक खत्म होता है, पाइथॉन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि कोड में आई प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, पर क्या हम कभी-कभी जानबूझकर खुद से एरर क्रिएट कर सकते हैं? मतलब एक अलार्म की तरह। हाँ, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो गलत आईडी कार्ड देखकर अलार्म बजा दे। बिल्कुल, और इसके लिए है रेज कीवर्ड। रेज? ये आपको मैन्युअली एक एक्सेप्शन ट्रिगर करने की पावर देता है। ये उस शेफ जैसा है जो रेसिपी फॉलो करने के बाद भी सूप को टेस्ट करके चिल्लाए, रुको, इसमें नमक बहुत ज्यादा है, ये सर्व नहीं हो सकता। तो इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होगा? मान लीजिए आप एक फंक्शन लिख रहे हैं जो यूजर से एज लेता है। यूजर ने इनपुट दिया -10। इंट -10 करने पर कोई वैल्यू एरर नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि -10 एक वैलिड इंटीजर है। राइट, लेकिन लॉजिकली एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप अपने कोड में चेक लगा सकते हैं, इफ एज 0, रेज वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, तो हम बिजनेस लॉजिक इन्फोर्स करने के लिए खुद एक्सेप्शन बना रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके। और सोर्सेज में एक बेयर रेज का भी कॉन्सेप्ट था, वो क्या है? सिर्फ रेज लिखने से क्या होता है? बेयर रेज एक बहुत ही एडवांस्ड और यूजफुल टेक्निक है। जब आप एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर सिर्फ रेज लिख देते हैं तो वो उस ओरिजिनल एक्सेप्शन को दोबारा से री-रेज कर देता है। आप चाहते हैं कि आप उस एरर को एक लॉग फाइल में रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में डीबग कर सके। हाँ, लेकिन आप उस एरर को पूरी तरह से हैंडल नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपसे ऊपर वाला फंक्शन जो आपके फंक्शन को कॉल कर रहा है वो इस एरर के बारे में जाने। तो हम एरर को लॉग करके आगे पास ऑन कर देते हैं। बिल्कुल, आप लिखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, फिर लॉग एरर टू फाइल ई, और फिर सिर्फ रेज। ये लेयर्ड एरर हैंडलिंग में बहुत काम आता है। ये तो काफी डीप हो गया। ठीक है, अब जब हमें पूरा टूलकिट समझ आ गया है, तो चलिए उन आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में या शुरुआती कोडिंग में बार बार आती हैं। हाँ, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। परफेक्ट। मैं एक सिनेरियो बोलूंगी और आप बताएंगे कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा। जरूर, लेट्स डू इट। ओके, पहला वाला, 10 डिवाइडेड बाय 0। सिंपल, 0 डिवीजन एरर। मैथ्स का फंडामेंटल रूल टूटा है। इंट दोस्त। ये है वैल्यू एरर। फंक्शन इंट को टाइप तो सही मिला, मतलब स्ट्रिंग, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू दोस्त को नंबर में नहीं बदला जा सकता। गुड वन। अब ये 5 + 3। ये देगा टाइप एरर। यहां ऑपरेशन ही गलत डेटा टाइप्स पर हो रहा है। आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को प्लस ऑपरेटर से जोड़ नहीं सकते। करेक्ट। परफेक्ट। ओके, एक लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल्स A, B, C, और मैं एक्सेस करना चाहती हूं माई लिस्ट 3। इंडेक्स एरर।
लिस्ट में 3 आइटम्स हैं जिनका इंडेक्स 0, 1 और 2 है। आप एक ऐसे इंडेक्स 3 को मांग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, रेंज से बाहर। और अगर यही काम डिक्शनरी के साथ हो, माई डिक्ट इक्वल्स नेम एलेक्स, और मैं मांग रही हूं माई डिक्ट एज, तब आएगा की एरर। डिक्शनरीज में इंडेक्स नहीं कीज होती हैं। आप एक ऐसी की एज ढूंढ रहे हैं जो उस डिक्शनरी में है ही नहीं। लास्ट वन, मैं लिखती हूं प्रिंट एक्स, लेकिन मैंने एक्स को कभी डिफाइन ही नहीं किया। नेम एरर। इंटरप्रेटर कहता है कि मैं एक्स नाम के किसी वेरिएबल को जानता ही नहीं। ब्रिलियंट। ये रैपिड फायर से सारे कॉमन एरर्स एकदम क्लियर हो गए। तो ये था हमारा सफर पाइथन के एरर हैंडलिंग की दुनिया में। हमने शुरू किया रेसिपी की प्रिंट मिस्टेक्स, सिंटैक्स एरर्स और कुकिंग के डिजास्टर्स, एक्सेप्शंस के फर्क से। फिर हमने अपना पूरा सेफ्टी टूल किट बनाया, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज के साथ खुद अलार्म बजाना भी सीखा। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये टूल्स सिर्फ कोड को क्रैश होने से नहीं बचाते, बल्कि उसे ज्यादा रोबस्ट और रीडेबल बनाते हैं। एक अच्छा डेवलपर वो नहीं जिसका कोड कभी फेल नहीं होता, बल्कि वो है जिसका कोड ग्रेसफुली फेल होता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद लिसनर्स को आगे क्या सोचना चाहिए? कोई ऐसी चीज जो इसके आगे की दुनिया दिखाए? एक चीज पर सोचा जा सकता है। अभी तक हमने बात की है कि एक समय पर एक एरर आता है और हम उसे हैंडल करते हैं। हाँ, लेकिन आजकल की कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में जहां एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, जैसे एक साथ 10 वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करना, वहां तो मल्टीपल चीजें एक साथ फेल हो सकती हैं। एग्जैक्टली। हो सकता है 10 में से 3 वेबसाइट्स डाउन हो। अब आप 3 अलग-अलग एरर्स को एक साथ कैसे हैंडल करेंगे? ये तो एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के लिए पाइथन 3.11 में एक्सेप्शन ग्रुप और नया एक्सेप्ट सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सेप्शन ग्रुप? हाँ, जो एक साथ कई एक्सेप्शंस को ग्रुप करके हैंडल कर सकता है। ये हमारे कोड के सेफ्टी नेट्स को फ्यूचर में कैसे बदलेगा, ये एक ऐसी चीज है जिसे और एग्जाम्स के बाद जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए।